ये इस मानहवा का 8th पार्ट है, इसलिए अगर आपने अब तक इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पहले उसे देख ले। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ह्यूंग सोएंग की मदद मांगने पर दायरियोंग के चेयरमैन मीन ताएक से मिलने जा पहुंचा था। मैंने पिछले पार्ट में दायरियोंग कंपनी के बारे में रिकैप दिया था, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं उसका रिकैप फिर से दे देता हूं। दायरियोंग कंपनी के मालिक यानी कि चेयरमैन का नाम है मीन ताएक और उनकी अपनी पहली बीवी के साथ 2 बेटे हुए थे। फिर उन्होंने अपनी पहली बीवी के गुजरने के बाद दायरियोंग कंपनी की कंपेटिटर सुंघवा कंपनी की बेटी, जिसका की नाम हवाजा था, उससे शादी कर ली, जिससे उन्हें एक और सांघो नाम का बेटा हुआ। लेकिन उनके पहली बीवी से हुए दोनों बेटे एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। पर मरने से पहले उनमें से एक बेटे का स्वयं नाम की लड़की के साथ एक युंग मीन नाम का बेटा हुआ था। ह्यूंग ने स्वयं के बेटे को उसका हक दिलवाने के लिए जब कोर्ट में केस किया, तब डीएनए टेस्ट से सामने आया कि सांघो तो मीन ताएक का बेटा था ही नहीं, वो हवाजा का किसी के साथ अफेयर से हुआ बेटा था। और ऐसे ही मीन ताएक स्वयं और युंग मीन को अपने साथ रख लेता है और सांघो को जेल हो जाती है। तो ये था दायरियोंग कंपनी का रिकैप। अब ह्यूंग मीन ताएक से मिलने इसलिए गया था क्योंकि उसे सांघो के बच्चों को अपने साथ रखने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि दायरियोंग के कुछ शेयर होल्डर्स उसके खिलाफ थे। उसे सॉल्व करने के लिए ह्यूंग ने सांघो के असली फादर का पता लगाने का प्लान बनाया। ऐसा करने पर उसके सामने छूकसोंग का नाम आया, जो कि कोरिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी का चेयरमैन था। इसके बाद सीन दायरियोंग के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग ने छूकसोंग और मिराई कंपनी वाली सारी बात मीन ताएक को एक्सप्लेन कर दी। उसकी बात सुन मीन ताएक बोलने लगा कि वो छूकसोंग मेरी एक्स वाइफ हवाजा के साथ फ्लर्ट तो किया करता था। मुझे उनके बीच का एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब तो लगता था। उस वजह से हमारे बीच कई बार झगड़ा भी हुआ करता था और यहाँ तक कि बात डिवोर्स लेने तक भी पहुंच जाती थी। लेकिन कुछ वक्त बाद हवाजा शांत हो गई थी, इसलिए मुझे लगा था कि उसे अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा होगा। ये सुन ह्यूंग ने बताया कि उसे रिग्रेट नहीं हो रहा था। उसे पता चल गया होगा कि वो प्रेग्नेंट थी और उसे इस बात का डर था कि वो बात आपको पता चल जाएगी। उसकी बात सुन मीन ताएक हवाजा और चूंग मीन को गाली देने लगा। फिर ह्यूंग ने मीन ताएक से कहा कि मुकाबला मिराई कंपनी से होने वाला है, क्या आप इस बात से ठीक है? सामने से मीन ताएक ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास किसी तरह का प्लान है? ह्यूंग ने बताया कि सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि सांघो का फादर कौन है। उसके बाद हम कॉम्पेंसेशन की मांग कर सकते हैं। कॉम्पेंसेशन का बहाना बनाकर उनके साथ एक मीटिंग प्लान कीजिए। मैं उस मीटिंग में डेप्यूटी के तौर पे पार्टिसिपेट करूंगा और आगे क्या करना है उसे फिगर आउट करूंगा। मीन ताएक ने भी उसकी बात मान ली। फिर हमें सुंघावा कंपनी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग हवाजा से मिलकर बोलने लगा कि मुझे तुमसे फिर से मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है ह्यूंग। सामने से हवाजा ने उसे देख मुंह बना लिया। ह्यूंग ने उसे बताया कि मैं यहां निगोशिएट करने आया हूं। ये सुन हवाजा बोलने लगी कि किस बात का निगोशिएशन? तुम्हें यह ऑलरेडी पता होगा कि हम उन बच्चों को नहीं लेने वाले। ह्यूंग ने उसे बताया कि ये उन बच्चों की कस्टडी के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे अफेयर के बारे में है। ये सुन हवाजा बोलने लगी कि वो सब बेकार की बातें हैं, उस डीएनए टेस्ट में ही कुछ गलत था। ह्यूंग ने उसे बताया कि लेकिन वो डीएनए टेस्ट तो पूरे 3 बार की गई थी। ये सुन हवाजा गुस्सा होकर बोलने लगी कि अपना मुंह बंद करो, मेरा निगोशिएशन करने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए निकलो यहां से। उसका बर्ताव देख ह्यूंग ने सोचा कि ये मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा लड़ाकू हो रही है। इतना सोच उसने हाथ पकड़कर हवाजा को जाने से रोक दिया। ये देख हवाजा भड़क गई। वहीं ह्यूंग ने अपनी एबिलिटी यूज करते हुए उससे पूछा कि सांघो का असली फादर कौन है। ये सुन हवाजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे गाली देने लगी। इसके बाद सीन सायरॉन लॉ फर्म पे शिफ्ट होता है। काउंसलर ने ह्यूंग को देख परेशान होते हुए पूछा कि आखिर तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हो गया? ह्यूंग रोते हुए अपने गाल पर बर्फ लगाकर बोलने लगा कि आखिर वो औरत निगोशिएटर को थप्पड़ कैसे मार सकती है। फिर उसने हंसते हुए कहा कि हालांकि मैंने उससे थप्पड़ मारने के लिए पैसे निकलवा लिए हैं। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि साथ ही मैंने उसकी मेमोरीज भी देख ली है। फिर उसने काउंसलर को बताया कि ऐसा लगता है कि हवाजा को खुद भी नहीं पता कि सांघो का असली फादर कौन है। यह सुन काउंसलर ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसे अपने खुद के बच्चे के असली फादर के बारे में भी नहीं पता? ह्यूंग मन ही मन बोलने लगा कि जब मैंने हवाजा की मेमोरीज पढ़ी तब मुझे उसमें छूंगसोंग का फादर क्योंग भी दिखाई दिया था। आखिर हवाजा बाप और बेटे दोनों के साथ वैसी हरकत कैसे कर सकती है? मैं इस बारे में किसी के साथ बात नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? उस औरत ने वाकई में सुंघवा, मिराए और दायरियों के बीच चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। मुझे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई ऐसा बंदा जिसे इस सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता हो और वो बातें अपने पेट में ही रखता हो। फिर थोड़ी देर बाद हमें ऑफिस का रेस्ट एरिया दिखाया जाता है। ह्यूंग की बात सुन मूनहाक हैरान रह गया। वो पूछने लगा कि क्या हवाजा ने बाप और बेटे दोनों के साथ वैसी हरकत की थी? और क्या उसे यह भी नहीं पता कि उसके बच्चे का असली फादर कौन है? क्या तुम सीरियस हो? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब दिया।
ये सुन मूनहाक ने पूछा कि लेकिन हवाजा ने ऐसा क्यों किया। ह्यूंग ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए क्योंकि हवाजा को सुंघावा कंपनी में मिला शेयर सबसे छोटा था, इसलिए वो पैसों के लिए लालची थी। ये सुन मूनहाक ने कहा कि ठीक है, शायद चोई चोलसू नाम के बंदे को इस बारे में कुछ पता होगा। ह्यूंग ने पूछा कि चोई चोलसू। मूनहाक ने बताया कि वो अभी ग्योनगिदो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है। मैंने सुना है कि वो फ्यूचर में नेशनल असेंबली का मेंबर बनना चाहता है। उसके काउंसिल ज्वाइन करने से पहले वो मिराई कंपनी के चेयरमैन क्यूंग का चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था। चेयरमैन के रिटायर होने के बाद उसने भी अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद उसने पॉलिटिक्स की दुनिया में एंटर किया और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी बन गया और अब वो प्रोविंशियल काउंसिल का मेंबर है। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि लेकिन इलेक्शन में कैंडिडेट बनने के लिए तो काफी खर्चा होता होगा, राइट? सामने से मूनहाक ने भी बताया कि भले ही वो एक बड़ी कंपनी का चीफ सेक्रेटरी रहा हो, लेकिन उसके लिए भी इलेक्शन का खर्चा निकालना कोई आसान काम नहीं है। दाल में जरूर कुछ काला है। ह्यूंग ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि उनके बीच जरूर किसी तरह की डील हुई होगी, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर कुछ वक्त बाद सीन कॉन्फ्रेंस रूम पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग मूनहाक से पूछ रहा था कि क्या तुमने उस मामले के बारे में कुछ और पता लगाया। मूनहाक ने उसे बताया कि जब मैंने इसके बारे में और जांच की तो ये मामला और भी अजीब हो गया। चोई चोलसू को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था जो कि अब बंद हो चुका है। शायद ऐसा हो सकता है कि उसे कोई बात सीक्रेट रखने के लिए पैसे मिल रहे हो। ह्यूंग ने भी उसकी बात सुन कहा कि उसे मिलने वाला सपोर्ट अचानक से बंद हो गया हो तो जरूर उनके रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। मुनहाक, क्या तुम्हें पता है कि लॉयर को किस काम में सबसे अच्छा होना चाहिए? मुनहाक ने कुछ सोचते हुए पूछा कि क्या ट्रायल में? ह्यूंग ने उसे नामे जवाब देते हुए बताया कि नेगोशिएशन में। एक लॉयर की नेगोशिएशन स्किल ही उसकी एबिलिटी दर्शाती है। तो चलो अब हम नेगोशिएशन शुरू करते हैं। इसके बाद हमें सेनेटर चोई चोलसू की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग ने चोई से मिलकर उसे ग्रीट किया। चोई ने भी उसे ग्रीट कर कहा कि मैंने सुना था कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मेरे मन में हमेशा आपकी पॉलिटिकल ड्यूटीज में परफॉर्मेंस देखकर आपके लिए रिस्पेक्ट रही है। चोई चोलसू ने भी उसकी बात सुन हंसते हुए थैंक यू कहा। फिर ह्यूंग ने उसे बताया कि इस वजह से ही मैं आपसे मिलने आया हूं। दायरियोंग कंपनी आपको थोड़ा अप्रिसिएशन दिखाना चाहती है। ये सुन चोई मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि मुझे भी दायरियों कंपनी का सपोर्ट पाकर खुशी होगी। तभी ह्यूंग ने बताया कि लेकिन हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। ये सुन चोई ने कहा कि अगर वो पॉसिबल होगा तो मैं मदद जरूर करूंगा। उसकी बात सुन ह्यूंग ने बोलना शुरू किया कि आपको तो दायरियोंग और सुंघवा के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा। मैं सांघो के असली फादर वाले रूमर की बात कर रहा हूं जो कि ह्वाजा के अफेयर से हुआ था। ये सुन चोई बोलने लगा कि वो रूमर कुछ वक्त से काफी चर्चा में चल रहा है। मैंने सुना है कि सांघो का असली फादर कोई और बंदा हो सकता है। ये काफी खराब रूमर है। ह्यूंग ने आगे बताया कि हमारे चेयरमैन मीन ताइक नहीं चाहते कि वैसे रूमर उनकी पोतियां यानी कि सांघो की बेटियों को हर्ट करे। सामने से चोई ने भी कहा कि चेयरमैन को काफी मुश्किल हो रही होगी। उसका बर्ताव देख ह्यूंग मन ही मन सोचने लगा कि ये वाकई में एक वेटरन है। इसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। फिर उसने आगे कहा कि इसलिए मैं ली सांघो के असली फादर से मिलने का प्लान कर रहा था ताकि उन बच्चों को कुछ एसेट्स मिल पाए। चोई ह्यूंग के सांघो के नाम के साथ ली सरनेम जोड़ने से चौंक कर पूछने लगा कि क्या तुमने अभी ली सांघो बोला? ये सुन ह्यूंग ना समझने का नाटक करते हुए पूछने लगा कि क्या मैंने ऐसा बोला? शायद मुझसे बोलने में गलती हो गई होगी। मैं यू सांघो बोलना चाहता था। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि एज एक्सपेक्टेड इसने थोड़ा रिएक्शन दे दिया। फिर उसने आगे कहा कि खैर, अगर आप हमें मदद करने का वादा करें तो दायरियोंग कंपनी आपको नॉमिनेशन के लिए स्पॉन्सर करने का वादा करती है। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। प्लीज जब भी आपको कन्वीनियंट लगे तब कॉल कीजिएगा। सामने से चोई ने बताया कि मैं इस बारे में सोचूंगा। वहीं ह्यूंग ने उसे देख मन ही मन पूछा कि क्या तुम वाकई में दायरियोंग से मिली स्पॉन्सरशिप को रिफ्यूज कर सकते हो? ऐसे ही रात हो जाती है और हमें सायरॉन लॉ फर्म का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग अपने ऑफिस में खड़ा सोच रहा था कि अब उसके कॉल करने का वक्त हो चुका है। तभी उसका फोन बजने लगा। वो चोई का कॉल देख मन ही मन बोलने लगा कि ये मेरे जाल में फंस गया। फिर सीन किसी क्लब पर शिफ्ट होता है। ह्यूंग वहां पहुंचकर मन ही मन सोच रहा था कि अगर यहां इतना ही शोर रहा तो मैं कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। उसने रूम में भी कुछ काउंटर मेजर सेटअप किए हो सकते हैं। ये वाकई में एक चालाक पॉलिटिशियन है। इतना सोच उसने चोई के पास जाते हुए उसे ग्रीट किया। उसे देख चोई ने पूछा कि तुमने ऑलरेडी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ली होंगी कि ह्वाजा का ली क्यूंग और उसके बेटे ली चुंग सोंग के साथ अफेयर चल रहा था, राइट? ह्यून ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं उस मामले के बारे में और डिटेल्स सुनना चाहता हूँ। सामने से चोई बोलने लगा कि मुझे पता था कि ऐसा दिन जरूर आएगा, इसलिए मैंने कई बार चेयरमैन क्यूंग को मना भी किया था। उनका बेटा चुंग सोंग भी एक काफी खराब बंदा था। उसका खुद का भी ह्वाजा के साथ अफेयर चल रहा था।
लेकिन जैसे ही उसे अपने फादर और हवाजा के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने उसका यूज करके अपने फादर को धमकाकर चेयरमैन का रोल पा लिया। और इस वजह से मैं, जिसने की अपनी पूरी जिंदगी मिराए कंपनी को डेडिकेट कर दी थी, उसे तुरंत ही निकाल दिया गया। ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या क्यों को हवाजा से इंट्रोड्यूस खुद छुंग सोंग ने ही नहीं किया था। चोई ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि हवाजा को यूज करना और वो सब छुंग सोंग के ही प्लान का हिस्सा था। ये सुन ह्यूंग सोचने लगा कि तो फिर इस मामले में असली विक्टिम तो सिर्फ मीन ताएक ही है। इस वजह से ही वो युंग मीन से इतना प्यार करते हैं, जो कि उनका इकलौता वारिस बचा है। चोई ने आगे बताया कि मेरी सिस्टर इन लॉ एक छोटी फैक्ट्री चलाया करती थी, जो कि मिराए की फैक्ट्री से कनेक्टेड थी, लेकिन मिराए ने अपनी ओर से वो डील खत्म कर दी और उस पर एक लॉ सूट फाइल कर दिया। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि लगता है मिराए के इस जनरेशनल ट्रांजिशन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी। तभी चोई हंसते हुए बोलने लगा कि उन लोगों ने गलत बंदे से पंगा ले लिया। मेरे पास एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो मैंने अब तक रिवील नहीं किया। ये सुन ह्यूंग चौंक गया। उसने सोचा कि लगता है चोई के पास इस पूरे वक्त अपना प्लान तैयार किया हुआ था। ये पक्का कोई एवरेज पॉलिटिशियन नहीं है। फिर चोई ने ह्यूंग की ओर एक कागज बढ़ा दिया। ये देख, ह्यूंग ने पूछा कि ये किस लिए। चोई ने बताया कि ये मेरा वाइल्ड कार्ड है, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट। दरअसल चेयरमैन क्यूंग को छुंग सोंग और हवाजा के बीच के रिलेशनशिप की भनक लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने बिना उनको बताए डीएनए टेस्ट की रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने ये रिक्वेस्ट हैरार्ड मेडिकल स्कूल से की थी, जो कि उस वक्त की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, और उन लोगों ने कहा था कि वो लोग डीएनए टेस्ट में होने वाली एरर्स को ध्यान में रखते हुए उसके सैंपल्स 30 सालों तक अपने पास रखेंगे। चोई ने ह्यूंग को बताया कि अगर तुम रिक्वेस्ट करो तो हैरार्ड यूनिवर्सिटी तुम्हें वो सैंपल्स दिखा देगी, क्योंकि उनके पास वो अभी भी है। उनके पास सांघो का डीएनए भी है। तो अब मुझे लगता है कि दायरियोंग कंपनी का अपना वादा निभाने का वक्त हो चुका है, राइट? ह्यूंग ने उससे पूछा कि सांघो का फादर कौन है। सामने से चोई ने बताया कि सांघो का असली फादर है चेयरमैन क्यूं। ये सुन ह्यूंग चौंक गया। इसके बाद हमें मीन ताएक की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मीन ताएक काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए क्यूं को गाली दे रहा था। वो बोलने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। सांघो क्यों का बच्चा था। ह्यूंग ने उसे बताया कि अभी वक्त सही नहीं है, हम अभी मिराए के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या दायरेयोंग कंपनी मिराए कंपनी के खिलाफ जीत सकती है। अगर ये वक्त एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का होता, जिसने कि फ्यूचर में ग्लोबल मोबाइल फोन मार्केट का 80% हिस्सा कैप्चर कर लिया था, तो ये पॉसिबल हो सकता था। लेकिन अभी के लिए मिराए कंपनी के खिलाफ ऑल आउट बैटल करना ठीक नहीं होगा। मीन ताएक ने उससे पूछा कि क्या इसका कोई तरीका है। ह्यूंग ने उसे बताया कि हमें ऑल आउट बैटल की जगह निगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे हिसाब से यह बेहतर रहेगा अगर हम जियोन और मियोन को उनकी विरासत निगोशिएशन के थ्रू दिलवाए। ये सुन मीन ताएक ने कहा कि वो उनके फ्यूचर के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन इससे सुंघवा को तो कोई भी डैमेज नहीं होगा, राइट? ह्यूंग ने बताया कि हम उन्हें भी कुछ क्रिटिकल डैमेज कर सकते हैं। ये सुन मीन ताएक कंफ्यूज हो गया। ह्यूंग ने उससे पूछा कि उनकी एक हेल्थ फूड से रिलेटेड सब्सिडियरी कंपनी है, राइट? मीन ताएक ने उसे हाँ में जवाब देते हुए पूछा कि लेकिन इससे सुंघवा के खिलाफ जाने का क्या लेना देना। ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए बताया कि आप बस देखते जाओ, अगर सब कुछ सही रहा तो हम कम से कम सुंघवा की एक एफिलिएट कंपनी को तो बर्बाद कर ही पाएंगे। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? मीन ताएक ने कहा कि अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। फिर हमें मिराए कंपनी की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ये उसके अभी के चेयरमैन यानी कि चुंग सोंग का ऑफिस था। चुंग सोंग ह्यूंग को देख पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ क्या काम है, क्या ये दायरियोंग कंपनी की तरफ से वॉर का ऐलान है? ह्यूंग ने ना में जवाब देते हुए बताया कि हम भी वॉर नहीं चाहते, बल्कि तुम इसे ऐसे देख सकते हो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सुन चुंगसोंग ने कहा कि मिराए की सुंघवा के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ह्यूंग ने बताया कि मुझे ये पता है, लेकिन ये तब तक ही है जब तक आपके बीच कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि आपके बीच कोई विरासत का डिस्प्यूट हो जाए। ये सुन चुंगसोंग ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? ह्यूंग बोलने लगा कि कभी कभार मेरे मन में ऐसे अजीब से विचार आते हैं। क्या होगा अगर मेरा कोई ऐसा भाई या बहन हो जो उम्र में मुझसे बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, या फिर क्यूट छोटी भांजी भी बुरा आइडिया नहीं है। मैं उसके साथ पूरा दिन खेल सकता हूं। हालांकि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं कि तुम्हारे बाकी भाई बहनों का इस बारे में क्या सोचना होगा। ये सुन चुंगसोंग ने किसी को कॉल कर बताया कि मेरा पूरे दिन का स्केड्यूल क्लियर कर दो और किसी को मेरे ऑफिस में आने मत देना। फिर उसने ह्यूंग से कहा कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम वॉर नहीं चाहते, तो फिर मैं इसका क्या मतलब निकालूं? क्या ये एक धमकी है, या फिर क्या तुम सुंघावा के खिलाफ फाइट में मेरी मदद मांग रहे हो? ह्यूंग ने बताया कि हमारे चेयरमैन मीन ताएक का प्रपोजल काफी सिंपल है। अगर तुम कुछ ठीक ठाक एसेट्स पे गिव अप कर दो तो हम इस मामले को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये सुन चुंगसोंग ने पूछा कि और मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करूं? ह्यूंग ने बताया कि अगर तुम जियोन और मियोन को सूटेबल विरासत दोगे
तो हमारे चेयरमैन उन्हें अपनी फैमिली में रजिस्टर कर लेंगे। ये सुन चूक सोंग चौंकते हुए सोचने लगा कि फैमिली में रजिस्टर का मतलब होगा कि वो हमारे मिराए कंपनी से चाइल्ड सपोर्ट या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पाने के हक पे गिव अप कर रहे हैं। इतना सोच उसने ह्यूंग से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? अगर वो रीजनेबल होगा तो मैं उसे ग्रांट कर दूंगा। ह्यूंग ने मन ही मन सोचा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी मेमोरी ठीक से काम कर रही है। इतना सोच उसने चुंगसोंग को बताया कि हम टेपिकाओ एरिया चाहते हैं। चुंगसोंग ने पूछा कि भला वो कहाँ है? ह्यूंग ने मन ही मन सोचा कि ऑफ कोर्स इसे ये नहीं पता। इतना सोच उसने जवाब दिया कि वो मिराए कंपनी के द्वारा फिलीपींस में ओन किया जाने वाला एरिया है। उस एरिया की वैल्यू उतनी भी ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ $60 लाख ही है। ये सुन चुंगसोंग ने सोचा कि ये तो शायद सस्ता ही है। इतना सोच उसने ह्यूंग से कहा कि मैं कुछ रिसर्च करके तुमसे कांटेक्ट करूंगा। ये सुन ह्यूंग भी उसे थैंक यू बोल वहां से निकलने लगा। फिर उसने रुकते हुए चुंगसोंग को आवाज लगाई। उसने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम ये बात अच्छे से जान लो, हमारा मिराए कंपनी के साथ फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। इतना बोल वो वहां से निकल गया। उसके बाद चुंगसोंग ने उस टेपिकाओ एरिया की रिपोर्ट्स ली। उसे पता चला कि वो तो कोई दूर दराज का एरिया था जहां रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। वो अनडेवलप्ड एरिया उन्हें पेमेंट के तौर पे मिला था, जो कि लाखों स्क्वायर मीटर्स का वेस्ट हो रहा एरिया ही था। ये सुन चुंगसोंग ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि तो क्या तुम ये बोल रहे हो कि उस जमीन को डेवलप करने का खर्चा उस जमीन की एक्चुअल वैल्यू से भी ज्यादा होगा? सेक्रेटरी ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन चुंगसोंग सोचने लगा कि मुझे नहीं पता कि उसने ये एरिया क्यों चूज किया, लेकिन उसे दे देना ठीक ही होगा, क्योंकि वो कोई ऐसा यूजलेस लैंड है जिसे ओन करने के बारे में तो मुझे पता भी नहीं था। इतना सोच उसने अपने सेक्रेटरी को बताया कि उस जमीन की ओनरशिप के नॉमिनल ट्रांसफर की तैयारी करो। सेक्रेटरी ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। उसके कुछ वक्त बाद उस टेपिकाओ एरिया की ओनरशिप उन दो बच्चियों के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। मिराई कंपनी के अंदर के कुछ लोगों ने इसके खिलाफ थोड़ा पुशबैक तो किया था, लेकिन उन्हें उन लोगों के द्वारा दबा दिया गया जिन्हें असली सच्चाई पता थी। इसलिए उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई और उन दोनों बहनों को विरासत की दिक्कतों की वजह से मीनतायक के किसी दूर के रिश्तेदार के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। इसके बाद सीन मीनतायक के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। मीनतायक परेशान होते हुए बोल रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने ऑर्फनेज में कितना सफर किया होगा। ये देख ह्यूंग ने मन ही मन कहा कि लगाव एक डरावनी चीज है। मेरे लिए भी फिर से पास्ट में आने से पहले खुद को अपने दो बच्चों से दूर करना और मेरी बीवी के धोखा देने की बात से डील करना काफी मुश्किल था। तभी स्वैंग ने मीनतायक को आवाज लगाकर बताया कि हम यहां आ चुके हैं। ह्यूंग ने मीनतायक को बताया कि लगता है डायरेक्टर स्वैंग उन बच्चों को ले आई है। तभी स्वैंग ने जियोन और मियोन के साथ रूम में आते हुए उन्हें अपने दादा को ग्रीट करने को बोला। ये सुन जियोन और मियोन झिझकते हुए मीनतायक को ग्रीट करने लगी। ये देख ह्यूंग ने मीनतायक से पूछा कि आप अभी भी बैठे क्यों हैं? आपकी पोतियां आपका इंतजार कर रही हैं। मीनतायक भी उसकी बात सुन भावुक होते हुए घुटनों के बल उन बच्चियों के सामने बैठ गया। वो उनसे बोलने लगा कि हमें मिले काफी वक्त हो चुका है डियर्स, क्या तुम अपने दादा को गले नहीं लगाओगी? ये सुन जियोन और मियोन ने भी रोते हुए अपने दादा को गले लगा लिया। मीनतायक ने उनसे कहा कि तुम्हारे दादा तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस में मीनतायक ने ह्यूंग से पूछा कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब दिया। सामने से मीनतायक ने बताया कि हमें हमारी कंपनी में तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग चाहिए। क्या तुम इसके बारे में फिर से सोच सकते हो? ह्यूंग ने जवाब दिया कि मैं आपकी ऑफर को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं दायरियों कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुन उसके पास बैठा काउंसलर हैरान होते हुए सोचने लगा कि क्या इसने अभी अभी दायरियों कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट का लीडर बनने से इनकार कर दिया? क्या ये सीरियस है? ह्यूंग ने मीनतायक को आगे बताया कि मेरा सपना है लोगों की मदद करना, ना कि किसकी वफादारी करना। मीनतायक ने भी उसकी बात समझते हुए कहा कि अगर तुमने अपनी वफादारी किसी कंपनी को दे दी तो तुम एक लॉयर नहीं बल्कि एम्प्लॉई बन जाओगे। काउंसलर ने फुसफुसाते हुए ह्यूंग को बताया कि अगर तुम दायरियों कंपनी में रहना चाहते हो तो सैरॉन को कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैं वाकई में ठीक हूं। फिर हमें सायरॉन लॉ फर्म का सीन दिखाया जाता है। काउंसलर उन लोगों को न्यूज़पेपर में छपी सुंघावा की फूड सब्सिडियरी की बैंकक्रप्ट होने की खबर दिखाते हुए पूछ रहा था कि क्या तुम इसे देख रहे हो? लगता है कि सुंघावा कंपनी काफी बड़ी दिक्कत में है। ह्यूंग ने बताया कि ये वही हेल्थ फूड सब्सिडियरी होगी जिसे हुआजा ओन करती है, क्योंकि उनके मेन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन रुक चुका है। ये सुन काउंसलर ने पूछा कि क्या इसका उस एरिया से कोई लेना देना है जो जियोन और मियोन को मिराई कंपनी से मिला है? ह्यूंग ने बताया कि उनको मिली टेपिकाओ नाम की जमीन उस देश की गवर्नमेंट का एरिया है जो कि मिराई को पेमेंट के तौर पे दिया गया था। इसलिए मिराई ने उस जमीन को बिना कोई यूज फीस दिए ऐसे ही रहने दिया और अब वहां कुछ फार्मर्स एलोवेरा की खेती करते हैं। ये सुन सांगजू ने पूछा कि लेकिन इसका सुंघावा कंपनी से क्या लेना देना? ह्यूंग ने बताया कि रिसेंटली एलोवेरा पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है।
कोरिया के अंदर सुंघावा कंपनी का अलोए वेरा में मार्केट शेयर काफी ज्यादा है। सुंघावा की हेल्थ फूड सब्सिडियरी देश के एलोए वेरा मार्केट का 80% हिस्सा ओन करती है और उन्हें वो सस्ते एलोए वेरा टेपिकाओ एरिया से काफी जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन उस जमीन की ओनरशिप अब जियोन और मियोन के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, इसलिए अब सुंघावा कंपनी वाले वहां से एलोवेरा नहीं खरीद सकते। ये सुन सांगजू ने पूछा कि क्या वो लोग एलोवेरा कहीं और से नहीं खरीद सकते। ह्यूंग ने बताया कि जमीन को यूज करने की फीस की वजह से कोई ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल है जो एलोवेरा सस्ते में बेचती हो, और ज्यादा पैसे देकर भी उतनी बड़ी क्वांटिटी में एलोवेरा खरीदना मुश्किल है क्योंकि उसे उगाने में 4 से 5 साल लगते हैं। और जल्द ही दायरियोंग कंपनी भी एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देगी। ये सुन सांगजू और काउंसलर चौंकते हुए पूछने लगे कि क्या ये तुमने किया है। ह्यूंग ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैंने चेयरमैन मीन ताएक को ऑलरेडी एलोवेरा के प्रोडक्शन की तैयारी करके रखने को बोला था और मुझे कुछ देर पहले ही कॉल आया था कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ ही दायरियोंग ने उन एलोवेरा के खेतों के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशंस करके रखी है और सुंघावा की हेल्थ फूड सब्सिडियरी की 70% बिक्री एलोवेरा प्रोडक्ट्स से होती है। वो जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। सांगजू ने भी उसकी बात जारी रखते हुए कहा कि सुंघावा के जाने के बाद उनकी जगह दायरियोंग कंपनी ले लेगी। ह्यूंग ने आगे बताया कि साथ ही अगर सुंघावा की हेल्थ फूड सब्सिडियरी खतरे में पड़ती है तो सुंघावा को उसे बचाने के लिए काफी सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, सुंघावा की हेल्थ फूड सब्सिडियरी ख्वाजा को बिलोंग करती है। सुंघावा वाले ख्वाजा को बचाने के लिए कंपनी के पैसों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ख्वाजा का शेयर और भी कम हो जाएगा। और ख्वाजा की पर्सनैलिटी से हम कह सकते हैं कि वो इस बात से मानेगी नहीं, और ऐसे ही सुंघावा के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये सुन काउंसलर और सांगजू हैरान होते हुए मन ही मन बोलने लगे कि ये ह्यूंग तो बड़ा खतरनाक बंदा है, ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। फिर सांगजू ने ह्यूंग से कहा कि लेकिन 4 साल बाद तो वो लोग एलोए वेरा के प्रोडक्ट्स के साथ वापस आ जाएंगे। काउंसलर ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए पूछा कि ऐसे में क्या ये सब मीनिंगलेस नहीं होगा। ह्यूंग ने बताया कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं चलता, राइट। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें याद है कि हेल्थ फूड इंडस्ट्री में पिछला ट्रेंड कौन सा था। काउंसलर ने याद करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया कि मुझे याद नहीं आ रहा। ये देख सांगजू ने ह्यूंग से कहा कि तो तुम ये बोल रहे हो कि ट्रेंड बदलते रहते हैं, राइट। ह्यूंग मन ही मन बोलने लगा कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन बाद में उस टेपिकाओ एरिया में एक बड़ा रिजॉर्ट बनने वाला है और वो एक काफी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। वहीं काउंसलर और सांगजू भी ह्यूंग की तारीफ करते हुए बोलने लगे कि तुम वाकई में इस कंपनी के एस हो। फिर काउंसलर ने उससे पूछा कि वैसे तुम किसी चीज के बारे में बात करना चाहते थे, राइट। ह्यूंग ने बताया कि मुझे उम्मीद है कि सायरॉन फ्यूचर में डॉक्टर के जैसी सिस्टम फॉलो करे। ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उस तरह का स्पेशलाइजेशन हमें इंसिडेंट्स को सिस्टमैटिकली और जल्दी से रिस्पॉन्ड करने में मदद करेगा। हमें प्रोफेशनल डिवीजन ऑफ लेबर वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी। ये सुन काउंसलर बोलने लगा कि ऐसा करने के लिए तो हमें काफी सारे लॉयर्स चाहिए होंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतना जल्दी और ब्लाइंडली एक्सपैंड करना काफी रिस्की है। ह्यूंग ने जवाब दिया कि हाँ, ये रिस्की तो है, और इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि हम खुद से ही कस्टमर्स ढूंढ कर ऑपरेट करें। हमारे सारे मेंबर्स अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम इतने बिजी हैं कि हम रैंडमली सबसे ज्यादा अर्जेंट केसेस ही लेते हैं। सामने से काउंसलर ने पूछा कि हम कस्टमर्स कैसे ढूंढेंगे। ह्यूंग ने बताया कि मैंने ये ऑलरेडी सोच रखा है। वो वैसे लोग होंगे जो कानून के ब्लाइंड स्पॉट में हो। सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है सिंगल मदर्स और ऑर्फन्स। वो लोग कानून से अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किए जाते क्योंकि उनकी सिचुएशन बिना पैसों के काफी खराब होती है। इसलिए हम उनके साथ पोस्ट पेड लॉयर वाला बिजनेस करेंगे और हम हमारी फर्म में सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। ये सुन काउंसलर ने पूछा कि क्या ये काम करेगा। ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि लोगों को अच्छे से पता नहीं होता और कई बार उन्हें उन बातों से फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हर साल बिना शादी वाली मदर्स के तकरीबन 10,000 केस होते हैं। ऐसा ही केस ऑर्फन्स का है। कुछ बार बच्चे अपने पेरेंट्स को खोकर ऑर्फन्स बन जाते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स डिवोर्स के बाद बच्चों पे गिव अप कर देते हैं और उन बच्चों को कोर्ट के ऑर्डर से चाइल्ड केयर फैसिलिटी में एंटर कर दिया जाता है। हर साल 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को अबैंडन कर दिया जाता है। ऐसे सारे केसेस एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। उसमें सिर्फ एक ही चीज अलग होती है और वो है उस केस के पीछे की स्टोरी। अगर हम उस तरह के सिमिलर केस को सिस्टमेटाइज कर दें तो हमें केस को एनालाइज करने में वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ प्रेसिडेंट केस की स्टडी करना ही उस केस को डिफेंड करने के लिए काफी होगा। काउंसलर को उसका आइडिया अमेजिंग लगा। ह्यूंग ने बताया कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास या तो पैसे नहीं होते या उन्हें कानून के बारे में पता नहीं होता। अगर हम उन्हें कस्टमर्स बना लें तो हमारा प्रॉफिट काफी बड़ा होगा। ये सुन काउंसलर काफी ज्यादा खुश होते हुए उसके बिजनेस सेंस की तारीफ करने लगा। इसके बाद सीन ह्यूंग के घर पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग के फादर ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हैरान होकर कहा कि जमीन की कीमत
काफी ज्यादा बढ़ रही है। ह्यूंग ने उनकी बात से अग्री करते हुए बताया कि इन दिनों प्रॉपर्टी ओन करना ही बेस्ट होता है। इतना बोल वो हंसते हुए अपने फादर से पूछने लगा कि तो फिर कैसा रहेगा अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। ये सुन उसके फादर ने उसे बताया कि तुम आगे कुछ भी बोलो, उससे पहले मैं बता दूं कि मुझे प्रॉपर्टी का स्पेक्यूलेशन करना पसंद नहीं है। ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए बताया कि मुझे ये पता है, मैं प्रॉपर्टी स्पेक्यूलेशन की बात नहीं कर रहा। मैं इतना बोल रहा हूं कि आपको अपनी रिटायरमेंट की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सुन उसके फादर ने मुंह बनाकर कहा कि तुम्हारा बाप अभी भी अच्छी हालत में है। ह्यूंग ने उन्हें बताया कि मैं चाहता हूं कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी जिंदगी जिए। उसके फादर भी रिटायरमेंट की बात सुन सोचने लगे कि क्या मैं उस उम्र में पहुंच चुका हूं। वैसे कुछ वक्त से मेरे आसपास के लोगों ने भी रिटायरमेंट के बारे में बातें करना शुरू कर दिया है। ह्यूना की भी जल्द ही शादी हो जाएगी। मेरा छोटा ह्यूंग भी काफी जल्दी बड़ा हो चुका है और अब तो वो एक काफी फेमस लॉयर भी बन चुका है। शायद अब मेरे लिए चीजों को आसान करने का वक्त हो चुका है। इतना सोच उन्होंने ह्यूंग से पूछा कि लेकिन प्रॉपर्टी स्पेक्यूलेशन आसान बिजनेस नहीं है, राइट? साथ ही मेरे पास उसे करने के लिए पैसे भी नहीं है। ह्यूंग ने बताया कि आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मेरे पास काफी पैसे हैं। ये सुन उसके फादर ने कहा कि मैं ऐसे पैसों की बात कर रहा हूं जिसे हम तुरंत ही यूज कर पाए, ना कि ऐसे पैसे जो तुम फ्यूचर में बनाने वाले हो। ह्यूंग ने कुछ याद करते हुए बताया कि मेरे पास तकरीबन $4.5 लाख हैं। ये सुन उसके फादर चौंकते हुए पूछने लगे कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? क्या तुमने किसी बिजनेसमैन से रिश्वत ली है? तुम एक वकील होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? ह्यूंग ने हंसते हुए बताया कि वो रिश्वत से मिले पैसे नहीं हैं। वो तो मैंने जो एक इन्वेस्टमेंट की थी उसने जैकपॉट हिट कर लिया है। मैंने द पाथ ऑफ कॉमरेड्स मूवी में इन्वेस्ट किया था। ये सुन उसके फादर ने पूछा कि ये तो वही मूवी है ना जो रिसेंटली काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी? ह्यूंग ने उन्हें हाँ में जवाब दिया। दरअसल ह्यूंग ने जिस मूवी में इन्वेस्ट किया था वो हिट हो गई थी और अपनी सारी लोन्स वगैरह चुकाने के बाद उसके पास $4.5 लाख बचे थे। और वो तो अभी बस पेमेंट का पहला हिस्सा ही था, इसलिए उसे अभी और पैसे भी मिलने वाले थे। उसकी बात सुन उसके फादर ने पूछा कि तुमने ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों नहीं बताई? मैं भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता था। ह्यूंग ने उन्हें बताया कि मैं उस बारे में श्योर नहीं था, मैं तो बस लकी था। तो फिर चलो आपके और मेरे पैसे मिलाकर अच्छी कीमत पे कोई जमीन खरीदते हैं। उसके फादर भी उसकी बात सुन सोचने लगे कि ह्यूंग की बात में दम तो है, मुझे अपनी रिटायरमेंट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इतना सोच उन्होंने ह्यूंग से कहा कि ठीक है, तो फिर तुम्हारे हिसाब से कौन सी जगह बेस्ट रहेगी? वो जितना नजदीक हो उतना बेहतर होगा। ह्यूंग ने बताया कि मुझे लगता है कि पांग्यो अच्छा रहेगा। ये सुन उसके फादर ने कहा कि वो जगह तो ठीक है, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं है ना। ह्यूंग ने बताया कि हम उस जमीन को खरीदकर कोई घर या बिल्डिंग बना सकते हैं। मैं सोच रहा था कि हम जमीन को लैंड ऑक्शन से खरीदें। अगर हो सके तो उसे जितना हो उतना सस्ता खरीदना ही बेस्ट होगा। ये सुन उसके फादर ने कहा कि तो फिर वो ऑक्शन मैं खुद करूंगा। ह्यूंग ने पूछा कि क्या वाकई में? लेकिन आपने तो ये पहले कभी भी नहीं किया हुआ। उसके फादर ने बताया कि मुझे वो सीखना पड़ेगा। इतना बोल वो उसे देख सोचने लगे कि ह्यूंग मेरे लिए हमेशा ही एक छोटा लड़का हुआ करता था। इतना सोच उन्होंने ह्यूंग से कहा कि तुम बोल रहे थे कि वो जमीन हमारी होगी, राइट? तो अब अगर मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे भी फादर के तौर पे कुछ तो करना ही होगा। इतना बोल उन्होंने मन ही मन सोचा कि ह्यूंग ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। ह्यूंग ने भी उनको ऑक्शन संभालने को बोल कहा कि तो फिर मैं कुछ स्टडी कर लेता हूं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। ह्यूंग कुछ कागज देखकर परेशान होते हुए पूछने लगा कि क्या आपने 16 एकड़ जमीन खरीद ली है? उसके फादर ने हंसते हुए हाँ में जवाब देकर बताया कि वो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे सस्ती थी, इसीलिए मैंने उसे जल्दी से खरीद लिया। ह्यूंग उनकी बात सुन मन ही मन बोलने लगा कि मैं इतनी सिंपल मिस्टेक कैसे कर सकता हूं? मेरे फादर को वो जमीन ऑक्शन में उसकी ओरिजिनल कीमत से 10वें हिस्से में मिल गई। अगर सिर्फ इतना देखा जाए तो आपको ये एक काफी बढ़िया डील लग सकती है, लेकिन उन्होंने जो जमीन खरीदी है उस पर 9 बार बोली लग चुकी है। अगर वो उतनी सारी बार नहीं बिक पाई तो उसमें जरूर कोई दिक्कत होगी। ये काफी मुश्किल भरा होगा। $60 लाख की जमीन सिर्फ $6 लाख में बिक गई। इसका मतलब कि उस जमीन की जरूर कोई बैक स्टोरी है, लेकिन फिर भी अगर इसे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखा जाए तो वो उतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आखिरकार पांग्यो एक ऐसी जगह है जहां पर फ्यूचर में रीडेवलपमेंट प्लान्स होने वाले हैं। चाहे दिक्कत कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे बाद में और ज्यादा कीमत पे बेच सकता हूं। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग के फादर ने परेशान होते हुए कहा कि वो बंदा जो उस जमीन का ओरिजिनल ओनर होने का दावा करता है, वो उस बेरियल साइट को चेंज करने के लिए $4.5 लाख की मांग कर रहा है। ये सुन ह्यूंग चौंकते हुए पूछने लगा कि क्या वाकई में, क्या वो बंदा पागल है? दरअसल जिस ओरिजिनल ओनर ने अपनी फैमिली का बेरियल ग्राउंड ऑक्शन में बेच दिया था, उसे अब हर कब्र के $1500 के हिसाब से 330 कब्र के पैसे चाहिए थे। वो उन लोगों से $4.5 लाख की मांग कर रहा था, जो कि पूरी तरह से नॉनसेंस है। ह्यूंग ने अपने फादर से पूछा
कि उस जमीन के ओनर ने वो जमीन इसीलिए ऑक्शन पे डाली थी क्योंकि उसका बिजनेस बंद हो गया था, राइट? लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उसके फादर ने बताया कि उस बंदे का बिजनेस बंद नहीं हुआ है, उसका बिजनेस अभी भी अच्छा खासा चल रहा है। ये सुन ह्यूंग चौंकते हुए सोचने लगा कि तो फिर उसने वो जमीन ऑक्शन पे क्यों डाली। उसके फादर ने आगे बताया कि साथ ही एक और प्रॉब्लम भी है। इसके बाद सीन उस जमीन पे शिफ्ट होता है। कोई बंदा चिल्लाते हुए पूछने लगा कि तुम कहना क्या चाहते हो? क्या ये कोई मजाक चल रहा है? हमने यहां पर खेती करते हुए अपना खून पसीना बहाया है और अब तुम चाहते हो कि हम यहां से निकल जाएं? आखिर ये बोलने वाले तुम होते कौन हो? मेरे आलू और रतालू का क्या होगा? मैं यहां उगाए गए हर पौधे के $1500 की डिमांड करूंगा। काउंसलर और ह्यूंग उसकी बात सुन परेशान हो गए। काउंसलर पूछने लगा कि अब ये क्या नॉनसेंस है? ये सुन वो बंदा गुस्सा होते हुए बोलने लगा कि नॉनसेंस तो तुम कर रहे हो। क्या हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए? अब क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? किस तरह के बेकार लॉयर हो तुम? ह्यूंग उसकी बातें सुन सोचने लगा कि इन्हें जरूर कोई मदद कर रहा है। ये लोग ना सिर्फ कब्र के लेकिन पौधों के लिए भी कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं। ये लोग ऐसा पक्का इसलिए करते होंगे ताकि जो भी इस जमीन को खरीदे उन्हें भगाया जा सके। इन ऑक्शन को फेल करने में इस जमीन का ओनर भी इन विलेजर्स से मिला हुआ है ताकि वो इसे बेचने के बाद सस्ते में वापस खरीद सके। और हम लोग ऑक्शन जीतकर इस झमेले में फंस गए। आखिर इसका ओनर अपना बिजनेस अच्छा चलने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहा होगा? फिर सामने से उस बंदे ने बताया कि जब तक तुम लोग हर पौधे के $1500 नहीं दे देते तब तक हम यहीं रहेंगे। ऐसा सोचना भी मत कि तुम्हें यह सब फ्री में मिल जाएगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग काउंसलर से पूछ रहा था कि क्या आपको यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? वो लोग हर पौधे के $1500 तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी हो। काउंसलर ने जवाब दिया कि मुझे भी ये अजीब लगा था, इसलिए मैंने यहां आने से पहले थोड़ी रिसर्च की थी। लगता है कि ये केस चुंगिए लॉ फर्म से रिलेटेड है। चुंगिए का नाम सुन ह्यूंग हैरान रह गया। काउंसलर ने बताया कि लगता है कि चुंगिए ने ही इस जमीन के मालिक को ऐसा करने को बोला है ताकि वो विरासत का टैक्स अवॉइड कर सके। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि तो इसका मतलब कि इस जमीन का मालिक ऐसे बार बार ऑक्शन करके जमीन की कीमत कम करेगा और आखिर में उसके बच्चे काफी कम बोली लगाकर वो जमीन ऑक्शन में जीत जाएंगे और उन्हें विरासत का टैक्स नहीं देना पड़ेगा और साथ ही उन्हें गवर्नमेंट से कब्र और पौधों का कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। काउंसलर ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग ने उससे कहा कि मुझे एक असिस्टेंट असाइन करो, इस केस को मैं खुद से ही संभाल लूंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यून यंग हांफते हुए पूछ रही थी कि हमें और कितना दूर जाना होगा? क्या हमें वाकई में इतने अंधेरे में यहां आने की जरूरत थी? ह्यूंग ने बताया कि मैं कुछ बात कंफर्म करना चाहता हूं। ये सुन यून यंग कंफ्यूज हो गई। ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये सारी कब्र कुछ अजीब नहीं लग रही? यून यंग ने कहा कि अगर इनकी थोड़ी खराब हालत को छोड़ दिया जाए तो मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। तभी कुछ देखकर वो चौंक गई। वो ह्यूंग से बोलने लगी कि मुझे नहीं लगता कि किसी की कब्र खोदना अच्छा आइडिया होगा। ह्यूंग ने बताया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक फेक कब्र है। ये सुन यून यंग सरप्राइज हो गई। वो पूछने लगी कि तुम्हें ये कैसे पता? ह्यूंग ने बताया कि मेरे पास काफी सारे सबूत हैं। सबसे पहला तो ये कि इस कब्र पे घास नहीं उग रहा। यहां आसपास हर जगह घास है लेकिन कब्र पे कोई घास नहीं है, जैसे कि उसे कहीं और से लाया गया हो। इतना बोल उसने मन ही मन कहा कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरी बहन का फ्यूनरल उसकी चीजों के साथ किया गया था क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिली थी। और जब भी मैं मुश्किल हालातों में पड़ने के बाद उसकी ग्रेव विजिट करता था तब सबसे पहले मैं उस पर से घास हटाता था। इसलिए इसका तो चांस ही नहीं है कि मैं इसका पता ना लगा पाऊं। इतना सोच उसने यून यंग से कहा कि और ये लोकेशन भी थोड़ी अजीब है। आखिर 330 कब्र हर डायरेक्शन में फैली कैसे हो सकती है? पूरे 16 एकड़ में बिना किसी फैमिली बैरियल ग्राउंड के यहां पर 330 कब्र है। अगर वो सब अनरिलेटेड हो तो ये अजीब होगा, और अगर वो रिलेटेड हो तो इसका सेंस बनता है क्योंकि वो सब सेम क्लैन से होंगे। लेकिन फिर हर कब्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग फैमिली की होनी चाहिए। लेकिन इस जमीन के मालिक का कहना है कि वही उन सारी कब्र का मैनेजर है और उसके लिए फी की मांग कर रहा है। आखिर इसका सेंस कैसे बनता है? यहां की सारी 330 कब्र पक्का फेक होगी। ये सुन यूनयंग ने कहा कि लगता है तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि यह सब फेक है। ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन यूनयंग ने पूछा कि लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो? ह्यूंग ने मन ही मन कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां की सारी कब्र की मेमोरीज पढ़ ली है। इतना सोच उसने यूनियन को बताया कि इसके लिए एक तरीका है। खैर, अब मुझे स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। वहां पर कुछ लोग किसी बात को लेकर शोर मचा रहे थे। किसी ने उस विलेजर को टाउन चीफ बुलाते हुए बताया कि टाउन की एंट्रेंस ब्लॉक कर दी गई है। ये सुन वो गुस्से से पूछने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? सामने से उस बंदे ने बताया कि ऐसा करने वाले लोगों ने कहा था कि वो दायरियोंग कंपनी से है,
ये सुन चीफ सोचने लगा कि ये सब अचानक से क्या हो रहा है। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। तभी वो वहां लगी बड़ी सी ऑटोमोटिव लैब देखकर चौंकते हुए पूछने लगा कि अब ये उन लोगों ने कब बना दिया। उन सब लोगों ने उसके पास जाते हुए चिल्लाते हुए मैनेजर को बाहर लाने की मांग की। उनका शोर सुन काउंसलर ने बाहर आते हुए पूछा कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। सामने से वो चीफ चिल्लाते हुए पूछने लगा कि तुमने टाउन की एंट्रेंस क्यों ब्लॉक की। काउंसलर ने बताया कि दायरियोंग कंपनी ने ये ऑटोमेटेड व्हीकल ड्राइविंग लैब बनाई है। ये सुन चीफ चिल्लाते हुए पूछने लगा कि तो फिर हमारी गाड़ियों का क्या, हम टाउन के अंदर बाहर ड्राइव कैसे करेंगे। काउंसलर ने कहा कि तुम खुद से ही नया रोड बना सकते हो। ये सुन वो लोग और ज्यादा भड़क गए। तभी ह्यूंग ने वहां आते हुए कहा कि वैसा करना नामुमकिन नहीं है। उसे देख चीफ गुस्से से गाली देने लगा। ये सुन ह्यूंग ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि अगर तुम डेफेमेशन के लिए स्यू होना नहीं चाहते तो अपनी जबान को लगाम दो। सामने से चीफ ने फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछा कि तुमने हमारे टाउन की एंट्रेंस क्यों ब्लॉक की। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि तुम लोग तो खुलेआम झूठ बोल रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुन उस चीफ ने कहा कि ये जो तुमने किया है वो इलीगल है। क्या तुम्हें अभी का कानून भी नहीं पता? ये बहुत ही पैथेटिक है। ह्यूंग ने बताया कि अगर ऐसा करने के पीछे कोई कारण हो तो अभी के कानून के मुताबिक ये एकदम लीगल है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे मैंने और दायरियोंग ने साथ मिलकर रिसर्च के लिए एस्टैब्लिश किया है। तो अब ये बताओ कि कानून किसको नहीं पता। दरअसल चीफ के कहे मुताबिक रास्ता ब्लॉक करना कानून के मुताबिक इलीगल है, लेकिन अगर उसके पीछे कोई कारण हो तो कोर्ट भी उसे यूज करने के राइट को रोक नहीं सकती। ह्यूंग ने आगे बताया कि जब तक यहां से इंसान के निकलने के लिए इनफ जगह हो तब तक ये कानून के मुताबिक एकदम लीगल है, लेकिन गाड़ियों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। ये सुन सामने से वो बंदे बोलने लगे कि क्या तुम्हें पता भी है कि एंट्रेंस और टाउन के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो पूरे 6 किलोमीटर है, और तुम बोल रहे हो कि हम उतना डिस्टेंस बिना गाड़ी के ट्रैवल करें। ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस एक्सरसाइज के लिए बढ़िया रहेगा, इससे तुम लोग एक हेल्थी जिंदगी जी पाओगे। ये सुन वो लोग इरिटेट हो गए। चीफ ने उसे धमकी देते हुए कहा कि बस तुम देखते जाओ, हम हर रोज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे कॉल करके कंप्लेंट फाइल करेंगे। इतना बोल वो लोग वहां से निकल गए। पीछे से ह्यूंग ने भी चिल्लाते हुए कहा कि हाँ, जो करना हो कर लो। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। उस लैब के अंदर बैठा काउंसलर ह्यूंग से बोल रहा था कि अगर तुम चूंकि लॉ फर्म में होते तो तुम काफी अच्छे से काम कर पाते, तुम काफी रूथलेस हो। ह्यूंग ने शातिर मुस्कान के साथ बताया कि मैं भी इतना ज्यादा करना नहीं चाहता था, मैं तो ये डर्टी गेम सिर्फ इसीलिए खेल रहा हूं क्योंकि उन्होंने इसे शुरू किया है। काउंसलर ने मन ही मन सोचा कि लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन तो कुछ और ही बोल रहे हैं। फिर यूनियंग ने ह्यूंग से पूछा कि लेकिन वो लोग भी लॉ सूट फाइल कर देंगे राइट? काउंसलर ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि मैं भी उस बात से चिंतित हूं। ह्यूंग ने बताया कि इस वजह से ही मैंने दायरियोंग कंपनी का नाम लिया है। अगर वो लोग लॉ सूट फाइल करेंगे तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि वो कभी खत्म ना हो। मान लो कि उन लोगों ने लॉ सूट फाइल किया, ऐसा होने पर मैं उसके लिए दायरियोंग कंपनी को जिम्मेदार ठहरा दूंगा, क्योंकि वो जमीन मैंने उन्हें किराए पे दी है। और दायरियोंग कंपनी वाले ये बोलते हुए उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा देंगे कि उन्होंने तो वो जमीन मुझसे सिर्फ किराए पे ही ली है। ऐसा करने पर वो केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और उसे कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे। ये सुन यूनियंग पूछने लगी कि क्या उसमें इतना ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। काउंसलर ने भी पूछा कि उसके बाद क्या। ह्यूंग ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि उस केस के खत्म होने से पहले ही दायरियोंग कंपनी उस जमीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके चली जाएगी और हम उसे किसी और को किराए पे दे देंगे। ऐसा होने पर ओरिजिनल लॉ सूट मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए उन्हें यह सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। उन्हें इसे निपटाने में काफी लंबा वक्त लगेगा। इतना बोल ह्यूंग शातिर तरीके से हंसने लगा। यूनियंग और काउंसलर भी उसका प्लान सुन हैरान रह गए। ह्यूंग ने आगे बताया कि इसमें डैमेजेस के लिए भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हम अपने पर्सनल प्रॉपर्टी राइट्स यूज कर रहे हैं, और ऐसे ही हम वो जमीन अलग अलग लोगों को किराए पे देकर उन्हें हमेशा के लिए ब्लॉक करते रहेंगे। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि मेरे लिए दायरियों की जॉब ऑफर रिजेक्ट करके उनके पास वापस से मदद मांगने जाना थोड़ा ऑकवर्ड था। फिर उसने कहा कि यह तभी एप्लीकेबल होगा अगर वो लोग हमारे खिलाफ लॉसूट फाइल करें। अभी के लिए हम जो बेस्ट काम कर सकते हैं वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कंप्लेंट फाइल करना, क्योंकि मेरे पास भी जमीन के मालिक के तौर पे हक है। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। टाउन के लोग उस चीफ पे गुस्सा होते हुए बोल रहे थे कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। चीफ ये सुन बोलने लगा कि भला मैं क्यों लूंगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सुन सामने से वो बंदा उस पर गुस्सा होते हुए बोलने लगा कि वो लॉयर हमारी गाड़ियों पे इलीगल पार्किंग के लिए टिकट्स लगाया जा रहा है। मेरे नाम पे पूरे $215 का चालान आ चुका है। दरअसल पांग्यो टाउन के लोगों को इलीगल पार्किंग के लिए काफी ज्यादा चालान देना पड़ रहा था। साथ ही गाड़ियों के टाउन के अंदर ना जा पाने की वजह से उनके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट का फ्यूल का सप्लाई कम पड़ रहा था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि ह्यूंग हर रोज कंप्लेंट फाइल करता था।
वो टाउन के लोग इससे फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगे कि घंटा $2100। ये सुन उस चीफ ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर कहा कि कोई तुम्हें सुन लेगा। तभी ह्यूंग वहां आते हुए पूछने लगा कि ये $2100 की क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। चीफ भी उसे देख चौंक गया। तभी वहां खड़े टाउन के बंदे ने बताया कि सच कहूं तो यहां लगे पौधे हमारे नहीं हैं, इसे जमीन के पिछले ओनर ने हमारे लिए छोड़ा था। उसने बोला था कि अगर हम ऐसा प्रिटेंड करें कि ये पौधे हमारे हैं तो वो हर फैमिली को $2100 देगा। हमारा इसके साथ और कोई लेना देना नहीं है। ये सुन चीफ परेशान होकर चिल्लाते हुए बोलने लगा कि ये सब नॉनसेंस है। उस बंदे ने उसे चुप होने को बोल कहा कि अब तुम चीफ नहीं हो, जरा देखो कि तुमने टाउन का क्या हाल कर दिया है। ह्यूंग भी उनकी बात सुन गहरी सांस छोड़ते हुए बोलने लगा कि तो आखिरकार तुम लोगों ने अपना फ्रॉड कबूल कर ही लिया। ये सुन सामने से उन टाउन के लोगों ने कहा कि लेकिन हमें नहीं पता था कि इसे फ्रॉड कंसिडर किया जाता है। ह्यूंग ने पूछा कि लेकिन तुम्हें यह तो पता ही था कि तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तुम लोगों ने इस बारे में पता होने के बावजूद भी इसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए तुम लोग इसमें साथी हो। ये सुन वो सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। वो उस चीफ पे गुस्सा होते हुए बोलने लगे कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तुमने न सिर्फ इस टाउन को बर्बाद किया बल्कि हमें स्कैमर भी बना दिया। तभी ह्यूंग ने उन्हें रुकने को बोल बताया कि इसे सॉल्व करने का एक तरीका है। ये सुन वो लोग पूछने लगे कि क्या वाकई में? ह्यूंग ने बताया कि ये काफी आसान है, बस वो पौधे मुझे बेच दो। ये सुन वो लोग कंफ्यूज हो गए। ह्यूंग ने बताया कि भले ही मैंने ऐसा बोला था कि ये एक फ्रॉड है, लेकिन उसका सबूत सिर्फ ये रिकॉर्डिंग ही है। इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि पिछले ओनर ने कोई सबूत छोड़ा हो, इसलिए वो इन पौधों की ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। तुमने कहा था कि जमीन का पिछला ओनर हर फैमिली को $2100 देने वाला था, राइट? तो फिर मैं तुम्हें $2800 दूंगा। ये सुन वो लोग हैरान रह गए। ह्यूंग ने बताया कि अगर तुम लोग वो पौधे मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या ये तुम्हारे लिए एक काफी बढ़िया डील नहीं है? तुम्हें फ्रॉड के लिए सजा नहीं मिलेगी और साथ ही पैसे भी मिलेंगे, और मैं इन सारी दिक्कतों को सॉल्व कर सकता हूं। तभी वो चीफ चिल्लाते हुए बोलने लगा कि वो पौधे तुम्हारे नहीं हैं। ह्यूंग ने उसे बताया कि तुम्हें भी इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाउन के सारे लोगों को फ्रॉड के लिए ट्रायल में जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तब भी इस जमीन का पिछला ओनर तुम्हें पैसे देगा? लेकिन अगर फिर भी तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन वहां खड़े लोग एक एक करके वो पौधे बेचने के लिए तैयार हो गए, और आखिर में उस चीफ ने भी हार मानकर उसे बेचने के लिए अग्री कर लिया। ये देख ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने सही डिसीजन लिया। फिर सीन किसी अननोन जगह पे शिफ्ट होता है। एक बंदा कोई लॉसूट का कागज देख चिल्लाते हुए बोलने लगा कि क्या वो लोग पागल हो गए हैं? क्या उन्हें पता भी है कि उन पौधों के पीछे मैंने कितने पैसे लगाए थे? दरअसल ये बंदा उस जमीन का असली ओनर शीन क्वोनवू होता है। क्वोनवू गुस्से से बोलने लगा कि उन लोगों ने वो सारे पौधे बेच दिए और ऊपर से मेरे खिलाफ लॉसूट भी फाइल किया। इतना बोल उसने किसी को आवाज लगाते हुए पूछा कि अब तुम इस केस को कैसे संभालोगे? ये बंदा छूंगे लॉ फर्म का लॉयर ली सुमिन होता है। सुमिन ने क्वोनवू को परेशान ना होने को बोल बताया कि वो पौधों वाला केस तो अब हमारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन जब तक वहां पर कब्र है तब तक हम हार नहीं सकते। और अगर उन्हें यह पता चल भी जाए कि वो कब्र फेक है तो भी उनके पास उसे प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। क्वोनवू ने भी उसकी बात समझते हुए कहा कि वो उन सारी कब्र को खोद नहीं सकते, साथ ही वो पौधों की तरह कब्र को खरीद बेच नहीं सकते। सुमिन भी मन ही मन ह्यूंग का नाम लेकर बोलने लगा कि भले ही तुम कितने भी कॉम्पिटेंट लॉयर हो, लेकिन तुम इससे निकल नहीं सकते। आखिर तुम इस केस में क्या ही कर लोगे कमीने? के बाद हमें कुछ वक्त बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग जज को कुछ दिखाते हुए बोल रहा था कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये देख सुमिन और क्वोनवू हैरान रह गए। वो पूछने लगे कि ये क्या है? क्या ये कोई मशीन है? ह्यूंग ने बताया कि इसे सीज्मिक प्रोफाइलर कहा जाता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो जमीन में शॉक वेव्स भेजकर चेक करता है कि अंदर क्या है। इसे कई देशों में लाशें ढूंढने के लिए और जमीन के नीचे क्या है उसका पता लगाने के लिए काफी यूज किया जाता है। इस डिवाइस से उन 330 कब्र को चेक करने पर हमने कंफर्म किया है कि वो सारी कब्र बस खाली ढेर है। तभी सुमिन खड़ा होकर जज से बोलने लगा कि यह सबूत झूठा है। इलीगली लिया गया सबूत वैलिड नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे ग्रेवयार्ड राइट्स को डिनाई नहीं किया जा सकता। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि मुझे इसे रोकना होगा। अगर यह सबूत वैलिड प्रूव हो गया तो यह हमारे लिए काफी डिसएडवांटेजेस होगा। जज भी उसकी बात पर विचार करने लगा। जज ने कहा कि बिना किसी डिस्ट्रक्शन के की गई टेस्ट की वैलिडिटी को मना नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं इस सबूत को वैलिड डिक्लेयर करता हूं। यह सुन सुमिन काफी परेशान हो गया। वहीं यूनियंग भी ये देख मन ही मन ह्यूंग की तारीफ करते हुए बोलने लगी कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि ह्यूंग बिना उन कब्र को खोदे उसे फेक प्रूव कैसे करेगा, और उसने उन लोगों पे ऐसे एंगल से हमला किया जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये एक डरावना इंसान है, तो इसका मतलब कि वो स्क्रीन पे दिखाई देने वाले ट्रक में वही डिवाइस ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। फिर जज ने वादी पक्ष से पूछा कि क्या मैं उस टेस्ट के पेपर देख सकता हूं?
ह्यूंग ने भी वो पेपर जज को दे दिया। जज उन पेपर्स को चेक करते हुए बोलने लगा कि ये तो काफी ज्यादा है। ह्यूंग ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर 330 कब्र थीं। जज ने आगे कहा कि और वो सारी कब्र खाली थी। ह्यूंग ने उसकी बात से अग्री करते हुए बताया कि उनमें से हर एक कब्र खाली थी। ये सुन जज ने प्रतिवादी पक्ष से पूछा कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? सुमिन ने झिझकते हुए उसे ना में जवाब दिया। ये सुन जज ने कहा कि तो लगता है कि हमें ऑफिशियली उन कब्र को खोदने की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तभी ह्यूंग ने जज को बताया कि मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूं। क्या आपने उस शीन ह्योसियोप नाम के बंदे को देखा जिसे टेस्ट पेपर में मेंशन किया गया है? जज ने उसे हाँ में जवाब दिया। ह्यूंग ने उसे बताया कि वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुन सुमिन और कोनवू परेशान हो गए। ह्यूंग ने जज से आगे कहा कि मैं जियोलॉजी टेस्ट रिजल्ट सबूत के तौर पे सबमिट करना चाहता हूं। जनरली जब कब्र बनाई जाती है तो उसे आसपास की मिट्टी का यूज करके बनाया जाता है, और ऊपर से पांग्यो एरिया की मिट्टी तो कब्र बनाने के लिए परफेक्ट है। लेकिन उस कब्र से ली गई मिट्टी की टेस्ट से यह कंफर्म किया गया है कि वो मिट्टी किसी और एरिया से लाई गई है। इसलिए हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, वो लोग दूसरे एरिया से मिट्टी इसलिए लाए ताकि जल्दी से काफी सारी कब्र बनाई जा सके। और हमने कंफर्म किया है कि वो मिट्टी पास ही चल रहे रोड कंस्ट्रक्शन की मिट्टी से सिमिलर है, और उस रोड का कंस्ट्रक्शन सिर्फ 6 महीनों में ही खत्म हो गया था। इसलिए मैं प्रतिवादी से इस बारे में पूछना चाहता हूं कि कैसे किसी को भी ऐसे किसी इंसिडेंट के बारे में नहीं पता जहां 330 लोग 6 महीनों के अंदर गुजर गए हों। क्या यह वाकई में पॉसिबल है? जज ने भी उसकी बात सुन प्रतिवादी पक्ष से पूछा कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? लेकिन सुमिन और क्वोनवू कोई जवाब नहीं दे पाए। ये देख जज ने कहा कि अगर प्रतिवादी पक्ष कोई जवाब नहीं देता या सबूत को काउंटर नहीं करता तो ये केस खत्म कर दिया जाएगा। फिर सीन सायरॉन लॉ फर्म पे शिफ्ट होता है। काउंसलर और ह्यूंग ने एक दूसरे को जमींदार और एम्प्लॉय बुलाते हुए ग्रीट किया। ह्यूंग मन ही मन सोचने लगा कि आखिर में क्वोनवू को फ्रॉड और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट करने के आरोप के लिए अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद उन कब्र से कोई लाश या कॉफिन्स नहीं मिले थे, और पांग्यो का रीडेवलपमेंट भी कुछ वक्त बाद शुरू हो जाएगा। इस वजह से उस जमीन की कीमत 20 गुना हो चुकी है, और उससे मैंने पूरे 12 करोड़ डॉलर कमा लिए। इतना सोच वो मन ही मन हंसते हुए बोलने लगा कि आखिरकार मैंने अपना बहुत सारे पैसे कमाने का सपना पूरा कर ही लिया। पैसे जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए, लेकिन वो अच्छे तो होते हैं। मैं काफी ज्यादा खुश हूं। तभी काउंसलर ने उसे आवाज लगाई। काउंसलर ने ह्यूंग से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुन ह्यूंग कंफ्यूज हो गया। काउंसलर ने उसे बताया कि मैं ऐसा इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई लोग मुझसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने को बोल रहे हैं, और अगर मैं उन्हें यह कह पाऊं कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तो मैं उन्हें आसानी से मना कर पाऊंगा। ये सुन ह्यूंग झिझकते हुए कुछ बोलने लगा। तभी किसी ने उसे बताया कि कोई तुमसे मिलने आया है। ह्यूंग भी ये सुन कंफ्यूज हो गया। फिर हमें थोड़ी देर बाद काउंसलिंग ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग वहां पर येरिम को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। ये वही येरिम थी जिसके फादर की सैलरी का केस ह्यूंग ने सॉल्व किया था। अब वो काफी बड़ी हो चुकी थी। येरिम ह्यूंग को मिस्टर बुलाते हुए ग्रीट करने लगी। ये सुन ह्यूंग ने झिझकते हुए हंसकर कहा कि मैं अभी भी मिस्टर नहीं हूं, और पहले भी मिस्टर नहीं था। इतना बोल उसने येरिम से कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इतने लंबे वक्त बाद हमारी फिर से मुलाकात ऐसे किसी कारण से होगी। सामने बैठी येरिम उसके साथ आई यून चेमी नाम की लड़की को संभालने लगी। ह्यूंग ने पूछा कि तो क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें स्कैम किया गया है? चेमी ने उसे हाँ में जवाब देकर कहा कि मुझे ऐसा ही लगता है। दरअसल येरिम के मुताबिक ग्रेजुएशन के बाद चेमी एक्टिवली ऑडिशन दे रही थी, और उसे बाई चांस किसी ने स्काउट कर लिया था। उसका कहना है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन कर दिया क्योंकि वहां की फैसिलिटीज अच्छी क्वालिटी की थी, इसलिए उसे नहीं लगा था कि वो कोई स्कैम होगा। लेकिन उसकी एल्बम रिलीज होने के बाद उसका सपोर्ट धीरे धीरे बंद कर दिया गया, और वो एल्बम बिना प्रॉपर एडवर्टाइजिंग के फ्लॉप हो गया। उस कंपनी का कहना है कि उन्हें एल्बम का कर्ज चुकाने के लिए अपने ऑफिस को छोड़कर सब कुछ बेचना पड़ा। ये सब सोचते हुए ह्यूंग ने चेमी से पूछा कि और उस वजह से जब तुम उनसे पैसे नहीं मांग पा रही थी तब किसी और बड़ी एजेंसी ने तुम्हें ऑफर दी, और जैसे ही तुमने उस बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उस पिछली एजेंसी ने तुम्हारे खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लॉ सूट फाइल कर दिया। चेमी ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि मैंने ऐसा केस पहले भी लिया हुआ है। दरअसल यहां ह्यूंग अपनी पिछली जिंदगी की बात कर रहा था। ह्यूंग ने चेमी को बताया कि तुम सही हो, तुम्हें स्कैम किया गया है। तुमने कहा था कि उस एजेंसी का नाम कोमोरी एंटरटेनमेंट है, राइट? मैंने पहले कॉन्फर्मेशन के लिए किसी से पूछा था, और उससे पता चला है कि जिस जगह पे तुम प्रैक्टिस कर रही थी वो पेरिस प्रैक्टिस रूम नाम से रजिस्टर है। उन्होंने सिर्फ 5 महीनों में ही डेब्यू कर लिया, और उन लोगों ने वो जगह भी ट्रेनीज को कास्ट करने के बाद इम्प्रोवाइज की होगी। फिर उन्होंने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने का प्रिटेंड किया और बाद में सपोर्ट बंद कर दिया। लेकिन अगर तुम उनके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट के इनवैलिडेशन का लॉ सूट फाइल करो
तो तुम्हारा डिसएडवांटेज तुम्हारे आसपास के लोगों की झूठी गवाही से होगा। ये सुन चेमी कंफ्यूज हो गई। ह्यूंग ने उससे पूछा कि बाय एनी चांस क्या तुमने ऐसा नोटिस किया था कि तुम्हारे साथ वाले ट्रेनीज में से कुछ एक या दो उस कंपनी के सीईओ से काफी क्लोज हों? सामने से चेमी ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वैसे 2 लोग थे। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? ह्यूंग ने बताया कि मुझे बस लगा था कि वो एक से ज्यादा होंगे। खैर, वो लोग ट्रेनीज होने का प्रिटेंड कर रहे थे और आगे लॉसूट में वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। और अगर वैसे ट्रेनी जो तुम्हारे काफी क्लोज रहे हो वो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे तो तुम्हें डिसएडवांटेज होगा। वो कंपनी इस तरह से ट्रेनी को सपोर्ट देना कम कर देती है और जब ट्रेनी किसी और एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो उसके खिलाफ लॉ सूट फाइल करके पैसे मांगती है। ये स्कैम करने की क्लासिक टैक्टिक है। ये सुन चेमी परेशान होकर रोने लगी। फिर येरिम ने ह्यूंग से पूछा कि लेकिन उन लोगों को ये कैसे पता चलता होगा कि कोई एस्पायरिंग आइडल है? ह्यूंग ने बताया कि यूजुअली काफी सारी एंटरटेनमेंट एजेंसी स्पेसिफिक जगहों पे ही कॉन्सेंट्रेट करती हैं जहां उनके पास ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस और कॉन्सर्ट हॉल्स की डायरेक्ट एक्सेस होती है और उनके लिए वहां से किसी को पिक करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। चेमी जैसे एस्पायरिंग आइडल्स ऑब्वियस होते हैं। ट्रेनीज या सेलिब्रिटीज जो कि ऑलरेडी किसी एजेंसी का हिस्सा हो वो शो ऑफ करने की जगह अपनी आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एजेंसी है और सेलिब्रिटी होने की वजह से वैसे भी स्टैंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उनसे अलग जो एस्पायरिंग आइडल्स होते हैं वो ज्यादा डेस्परेट होते हैं और स्टैंड आउट करने की काफी कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें ऑडिशन वगैरह के लिए चांस चाहिए होता है और उन स्कैमर्स की आंखों में वैसे लोग शिकार से ज्यादा कुछ भी नहीं होते। ये सुन चेमी रोते हुए बोलने लगी कि मैं तो बस अपना ड्रीम अचीव करना चाहती थी। ह्यूंग ने उसे रिलैक्स होने को बोल कहा कि हमें पहले सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा लगता है कि मैंने इसे रुला दिया। इसके बाद सायरॉन का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाली टीम का लीडर मुनहाक उस केस पे काम करने लगता है। कोमोरी एंटरटेनमेंट का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें पता चला कि उसके सीईओ किम क्वांग जून पे ऑलरेडी 3 बार फ्रॉड का आरोप लग चुका था। इसका मतलब कि वो 3 बार पकड़ा गया था, लेकिन उसने ये कई बार और भी किया हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूंग किसी जगह पे जा पहुंचा था। वो अपने साथ आए सांगजू को देख पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सांगजू ने हंसते हुए उसे बताया कि मुझे आइडल्स काफी पसंद है, मैं उनका काफी बड़ा फैन हूं। ये सुन ह्यूंग ने हैरान होते हुए पूछा कि क्या उसके लिए तुम कुछ ज्यादा ही ओल्ड नहीं हो? सांगजू ने उसे बताया कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि फ्यूचर में ऐसे और भी केसेस आएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तुमसे कुछ सीख लेना चाहिए। साथ ही क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये केस तुम्हारे अकेले के हैंडल करने के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा? ह्यूंग ने थोड़ा सोचते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। फिर उसने कहा कि तो चलो फिर हम शुरुआत सर्वे से करते हैं। ये सुन सांगजू कंफ्यूज हो गया। फिर हमें थोड़ी देर बाद किसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहां का सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाते हुए ह्यूंग को मना कर रहा था और ऐसे ही उसके और ह्यूंग के बीच बहस होने लगी। उस सिक्योरिटी गार्ड को लग रहा था कि ह्यूंग कोई स्कैमर है। ह्यूंग भी चिढ़ते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक लॉयर हूं। तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। एक लेडी उससे पूछने लगी कि तुम ह्यूंग ही हो ना? ह्यूंग भी उस सोनजू नाम की लेडी को देख सरप्राइज हो गया। दरअसल सोनजू उन लोगों में से थी जिसे ह्यूंग अपनी बोर्डिंग स्कूल में स्टडी के दौरान मिला था। फिर थोड़ी देर बाद उसने सोनजू से पूछा कि क्या तुम यहाँ काम करती हो? सोनजू ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैं यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करती हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? ह्यूंग ने बताया कि मैं यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज का सर्वे करना चाहता था। ये सुन सोनजू ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें इससे दिक्कत नहीं होगी? सोनजू ने बताया कि मेरे फादर यहाँ के हेड प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। इसके बाद ह्यूंग सोनजू के फादर से मिलने जा पहुंचा। ह्यूंग ने उसे चेमी के केस की पूरी बात एक्सप्लेन कर दी। उसकी बात सुन वो बोलने लगा कि काफी एस्पायरिंग सेलिब्रिटीज को पता नहीं होता कि दुनिया कैसे काम करती है। ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का फायदा उठाते हैं। ये सुन सांगजू ने पूछा कि क्या ये बहुत ज्यादा होता है? सामने से उस बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ केसेस इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन से कनेक्टेड होते हैं और ऐसे भी रूमर्स है कि इसमें कुछ गैंग्स का फंड शामिल है। उसकी बात सुन ह्यूंग सोचने लगा कि अगर मैं इस केस में बिना तैयारी के जाता तो वो काफी डेंजरस हो सकता था। शायद मुझे सेफ्टी मेजर्स से शुरू करना चाहिए। और ऐसे ही उस बंदे की मदद से ह्यूंग काफी आसानी से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों से सर्वे ले पाया। वहां का स्टाफ भी उस तरह के केसेस से डिससैटिस्फाइड था, इसलिए उन्होंने ह्यूंग को सब कुछ सच बता दिया। ऐसे ही शाम हो जाती है। सांगजू उस सर्वे के कागज देख पूछने लगा कि तुम इसे कैसे यूज करोगे? इसका तो कोमोरी एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना भी नहीं है। ह्यूंग ने उसे बताया कि भले ही ये उससे डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, लेकिन वो फ्यूचर में काम जरूर आएगा। ये सुन सांगजू अपने सामने के क्लब को देख पूछने लगा कि तो क्या ये भी फ्यूचर में काम आने वाला है? ह्यूंग ने उसे बताया कि हमें कुछ लोगों से मिलना है। ये सुन सांगजू कंफ्यूज हो गया। ह्यूंग ने उसे बताया कि वो ऐसे लोग हैं जिनकी हमें इस ट्रायल में जरूरत होगी।
ये सुन सांगजू ने पूछा कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी जगह अल्कोहल पी सकते हो। सांगजू उसकी बात सुन कंफ्यूज हो गया। ह्यूंग ने उसे बताया कि मुझे इसकी जरूरत है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सांगजू अपना सिर पकड़कर पिछला दिन याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा कि क्या इसलिए ह्यूंग ने मुझसे पीने को बोला था। वो किसी औरत से बात कर रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसका नाम सॉन्ग योंजू था। लेकिन मैं उसका नंबर भी नहीं ले पाया क्योंकि ह्यूंग ने मुझे बहुत सारी ड्रिंक पिला दी थी। वो कमीना कहीं का। मुझे तो लगा था कि वही वो औरत थी जो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए। इतना सोच वो चिल्लाते हुए ह्यूंग का नाम लेने लगा। इसके बाद सीन सायरॉन लॉ फर्म पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग ने सांगजू को ग्रीट किया। सांगजू उसे देख चिढ़ते हुए मन ही मन बोलने लगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ह्यूंग ने भी मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा कि मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि मैं अपनी एबिलिटी आसानी से यूज कर सकूं। इसके बाद वो लोग गाड़ी में कहीं जाने लगे। सांगजू ने ह्यूंग से कहा कि तुम एक बुरे इंसान हो। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग वहां पर किसी को देख सरप्राइज हो गया। वो सामने खड़े चुंगिए लॉ फर्म के लॉयर्स को देख सोचने लगा कि एज एक्सपेक्टेड ये वही लोग हैं। मुझे लगा ही था कि ये कोई छोटा मोटा स्कैमर नहीं है। तभी किसी ने वहां आते हुए सांगजू से पूछा कि ये तुम ही हो ना सांगजू। मुझे पता नहीं था कि मेरे ओपोनेंट तुम होंगे। दरअसल ये बंदा चुंगिए लॉ फर्म का लॉयर बांग सांग मून था। उसे देख ह्यूंग ने सांगजू से पूछा कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो। सांगजू ने उसे ना में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग सोचने लगा कि क्या ये गुस्सा है। तभी सांगमून ने कहा कि हमें मिले काफी लंबा वक्त हो चुका है। मैं तुम्हारा सीनियर प्रोसिक्यूटर हुआ करता था। ये सुन सांगजू ने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ऐसे प्रोसिक्यूटर जिसे रिश्वत लेने के लिए निकाल दिया गया हो उसे सीनियर नहीं मानता। सामने से सांगमून ने गुस्से से कहा कि अपने शब्दों को काबू में रखो। सांगजू ने भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे बताया कि वो शब्द ट्रायल के दौरान काफी बार बोले जाएंगे। ये सुन सांगमून गुस्सा होते हुए उसे गाली देने लगा। फिर उसने सांगजू से कहा कि ऐसा एटीट्यूड बनाए रखने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ट्रायल हारने के बाद तुम ऐसा कर पाओगे। इतना बोल वो शातिर मुस्कान के साथ मन ही मन सांगजू से बोलने लगा कि तुम ये ट्रायल नहीं जीत सकते क्योंकि इस ट्रायल का जज ऑलरेडी हमारी तरफ है। तभी किसी ने सांगमून को आवाज लगाकर बताया कि हम दिक्कत में हैं। ये देख ह्यूंग ने सांगजू से कहा कि लगता है हमें वापस जाना पड़ेगा। वहीं वो बंदा सांगमून को बता रहा था कि ये ट्रायल कैंसिल हो चुका है। रीट्रायल की डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। ये सुन सांगमून काफी परेशान हो गया। उसे देख ह्यूंग ने मन ही मन कहा कि तुम यही सोच रहे होंगे कि अचानक से ट्रायल कैंसिल क्यों हो गया। मैं चुंगे की स्कीम्स अच्छे से देख सकता हूं। तुम्हारी ऐसी गंदी ट्रिक्स अब और काम नहीं करेगी। फिर हमें कुछ दिन पहले का कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। मुनहाक ह्यूंग को बता रहा था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, या तो उसे रिश्वत मिली है या नहीं मिली। ह्यूंग ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि ट्रायल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस क्वॉक नाम के जज ने हमेशा उस कॉन आर्टिस्ट क्वांग जून का ही पक्ष लिया है, इसीलिए ये ट्रायल भी उसके पक्ष में ही जाएगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका मतलब होगा कि वो ये बात मान रहा है कि उसके पिछले दिए गए फैसले गलत थे। लीगल प्रोफेशन की दुनिया में लोग आम तौर पे अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जिस कानून पर लोग इतना ट्रस्ट करते हैं उसमें लूपहोल निकला तो उनकी पावर कम हो जाएगी। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि कानून को क्या चाहिए। वो सब अनक्वालिफाइड कमीने हैं। फिर मुनहाक ने ह्यूंग से पूछा कि तो क्या हमें रिक्यूजल की पिटीशन की तैयारी करनी चाहिए। ह्यूंग ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि मैंने ऑलरेडी कुछ सोच रखा है। ये सुन मुनहाक कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि क्या इसका कोई और तरीका है। ह्यूंग ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है लीगल प्रोफेशन की दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या मानी जाती है। यह सुन मुनहाक सोच में पड़ गया। ह्यूंग ने जवाब दिया कि वो चीज है अंदर की एकता। वो लोग भी इंसान हैं, इसलिए वो कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन अगर आम लोगों को ये बात पता चल जाए तो वो ट्रायल्स के परिणाम पे सवाल उठाने लगेंगे। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कानून की दुनिया में लोग एक दूसरे की गलतियों को ये सोचते हुए छिपाते हैं कि वो कम से कम कानून में काम करने वाले लोगों के लिए तो परफेक्ट दुनिया बना ही रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो लोग कहीं इकट्ठा हुए पानी की तरह सड़ रहे हैं। इसलिए मैं उस जज क्वाक की फेक राइटिंग वाला ये इंटरनल करप्शन का लेटर भेजूंगा जिससे उनकी दुनिया हिल जाएगी। दरअसल ह्यूंग और सांगजू जिस क्लब में गए थे वो काफी सारे कानून में काम करने वाले लोगों के द्वारा विजिट किया जाता है। ह्यूंग ने वहां पर सांगजू को ड्रिंक करवा कर अपनी एबिलिटी यूज की थी और उससे पता चली कानून की दुनिया की कई सारी खराब बातें लिख ली थी। मुनहाक उसकी बात सुन परेशान होकर पूछने लगा कि क्या ये फेक राइटिंग करना और वो सब ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि इससे दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ह्यूंग ने उससे कहा कि यह काम कई साल पहले ही हो जाना चाहिए था। इसके बाद सीन हेड जज के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। वो कीम नाम का हेड जज गुस्से से चिल्लाते हुए उस क्वॉक नाम के जज से पूछ रहा था कि कमीने तुम्हारी ऐसे अनोनिमस लेटर्स भेजने की हिम्मत भी कैसे हुई।
तुमने इसे एसपीओ, पुलिस और यहाँ तक कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पे भी भेजा है। सामने से क्वाक परेशान होकर बोलने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुन कीम ने उसे वो लेटर्स दिखाते हुए पूछा कि तो फिर ये क्या है? ये तुम्हारी ही हैंडराइटिंग है। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता भी कैसे चला? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? अब से तुम्हें सारे ट्रायल से निकाला जाता है। आखिर तुम्हारी जस्टिस डिपार्टमेंट से पंगा लेने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हारे बारे में हर चीज इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सांगजू ह्यूंग से बोल रहा था कि तुम वाकई में अमेजिंग हो। ये अमेजिंग है कि तुमने रिश्वत लेने वाले जज को हटाने के लिए पूरे जस्टिस डिपार्टमेंट को ही हिला दिया। ह्यूंग ने उसे बताया कि कानून यूजफुल हो सकता है अगर आउटसाइड फैक्टर्स को भी देखा जाए। तभी चेमी ने उससे पूछा कि तो फिर ओरिजिनल ट्रायल का क्या होगा? ह्यूंग ने उसे बताया कि वो ट्रायल हमारे लिए एडवांटेजस होगा, क्योंकि अंदर की रिपोर्ट की वजह से उस जज पे काफी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके बाद उसके उस क्वांग जून के पक्ष में दिए गए फैसले और रिश्वत लेने वाली सारी बात भी रिवील हो जाएगी। उसकी बात सुन सांगजू बोलने लगा कि कभी कभार तो मुझे लगता है कि तुम एक साइकिक लॉयर हो। ये सुन ह्यूंग चौंक गया। सांगजू ने आगे कहा कि भले ही केस कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन तुम सोची भी ना जा सके ऐसी मेथड्स यूज करके उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हो। शायद मुझे तुम्हारे साथ किसी नए लॉयर को भेजना चाहिए था। लगता है कि तुम्हें तो कभी मेरी जरूरत थी भी नहीं। ह्यूंग ने उसकी बात नकारते हुए हंसकर कहा कि यह सब तुम्हारी ही वजह से है। सांगजू ने कहा कि अब इतना भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तभी किसी ने ह्यूंग को आवाज लगाते हुए बताया कि कोई तुमसे मिलना चाहता है। फिर सीन ह्यूंग के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग उससे मिलने आए बंदे को देख सरप्राइज हो गया। वो उससे बोलने लगा कि ये तो मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है। खैर, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरअसल ये वही ब्रोकर सांगजीन था जिसे ह्यूंग मिलिट्री में मिला था। सांगजीन भी ह्यूंग को देख बोलने लगा कि मुझे लगा ही था कि ये नाम कुछ जाना पहचाना है। तो इसका मतलब कि ये तुम थे। ह्यूंग ने उसे देख मन ही मन सोचा कि ये वही ब्रोकर है जिसे मैं मिलिट्री में सर्व करते वक्त मिला था। इसकी वजह से ही मैं मिलिट्री से जल्दी डिस्चार्ज हो पाया था। लेकिन इसके बारे में याद कर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। आखिर ये मुझसे मिलने क्यों आया है? तभी उसे कुछ समझ आया। वो मन ही मन सोचने लगा कि उस क्वांग जून के पिछले ट्रायल्स में काफी अजीब चीजें थीं। उसके ट्रायल जीतने की बात मान ली जाए तो भी उसे मिलने वाला कॉम्पेंसेशन का अमाउंट काफी ज्यादा होता था, और लॉयर ये जानने के बावजूद भी उसके खिलाफ अपील नहीं करता था। तो इसका मतलब कि वो सब कुछ इस बंदे का ही किया धरा था। तभी सामने से सांगजीन ने पूछा कि क्या तुम अपने विजिटर को कुछ कॉफी वगैरह भी नहीं दोगे? ह्यूंग ने उसे ना में जवाब देते हुए कहा कि तुम उसे खुद ही ले सकते हो। वैसे मैं भी पुराने बेनिफैक्टर को देख सरप्राइज्ड हूं। तुम्हें यहाँ क्या काम है? सामने से सांगजीन कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। तभी ह्यूंग ने उसे चुप होने को बोल कहा कि चलो मैं इसे अपनी साइकिक एबिलिटी से गेस करता हूं। इतना बोल वो एबिलिटी यूज करने का नाटक करने लगा। उसकी हरकतें देख सांगजीन ने भी उसे मन ही मन पागल कमीना कहा। तभी ह्यूंग ने पूछा कि तुम यहां मुझे ट्रायल हारने के लिए पैसे देने आए हो, राइट? ये सुन सांगजीन चौंक गया। फिर उसने बोलना शुरू किया कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे पता लगा लिया। चलो इससे मेरा ही काम आसान होता है। मैं तुम्हें इस केस से हटने के लिए $76,000 दूंगा। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तुम ब्रोकर ही हो ना? लगता है कि तुम न्यूज मिलने में पीछे रह गए हो। उसकी बात सुन सांगजीन ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? ह्यूंग ने उससे पूछा कि सिर्फ $76,000? क्या पैरवी के लिए ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? ये सुन सांगजीन फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगा कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन तुम इस ट्रायल को नहीं जीत पाओगे। ह्यूंग ने भी उसकी बात से अग्री कर कहा कि मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं ये ट्रायल हार सकता हूं। ये सुन सांगजीन हैरान रह गया। वो गुस्से से ह्यूंग को कमीना बोलते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे बंदे से हार जाऊंगा? हारने के बाद रोते मत फिरना। ह्यूंग ने उससे कहा कि लगता है तुम अभी ये समझ नहीं रहे हो कि अभी हम मिलिट्री में नहीं हैं। तुम मुझे हरा नहीं सकते। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। ट्रायल शुरू हो चुका था। सांगमुन ने क्वांग जून को बताया कि इस ट्रायल में जज क्वाक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये सुन क्वांग जून परेशान होकर सोचने लगा कि इससे तो हम डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। फिर सांगमुन ने जज से बोलना शुरू किया कि प्रतिवादी चेमी हमेशा से इनसिंसियर रही है और उसने काफी बार प्रैक्टिस सेशंस स्किप किए हैं। मैं शीन यूनगे को गवाह के तौर पे बुलाना चाहता हूं, जो कि चेमी के साथ ही ट्रेनी थी। ये देख ह्यूंग ने सोचा कि ये लोग शुरू से ही सबसे स्ट्रांग प्यादा बाहर ला रहे हैं। ये लोग पक्का इस बात से परेशान होंगे कि उनका रिश्वत दिया हुआ जज यहां नहीं है। फिर सांगमुन ने यूनगे से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से प्रतिवादी चेमी का एटीट्यूड कैसा था? यूनगे बोलने लगी कि सच कहूं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो हमेशा प्रैक्टिस सेशंस को स्किप करने की कोशिश करती थी और कई बार लेट आया करती थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसकी लॉ सूट फाइल करने की हिम्मत कैसे हुई। उसके झूठे आरोप सुन चेमी काफी परेशान हो गई। ये देख सांगमुन मन ही मन बोलने लगा कि ये अब खत्म हो चुका है। चेमी के साथ काम करने वाली मेंबर ने ही उसके खिलाफ गवाही दे दी है
अब वो क्या ही कर लेगी। जज ने भी प्रतिवादी पक्ष को बताया कि तुम गवाह से सवाल पूछ सकते हो। ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि अगर मैंने कोशिश की तो भी वो सिर्फ हमारे खिलाफ ही गवाही देगी, लेकिन मैं उसे ओवरकम कर लूंगा। इतना सोच उसने यूनगे से पूछा कि रिकॉर्ड के मुताबिक तुमने ट्रेनी के तौर पे 7 साल काम किया है, राइट? यूनगे ने उसे हाँ में जवाब दिया। ह्यूंग ने उससे पूछा कि तो फिर क्या तुम एक गाना गा सकती हो? ये सुन यूंगे चौंक कर बोलने लगी कि लेकिन अभी तो हम ट्रायल में हैं। ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो। इतना बोल उसने जज से कहा कि मैं इस गाने को सबूत के तौर पे चाहता हूं, इसलिए प्लीज इसे ग्रांट कीजिए। जज ने भी उसे परमिशन देते हुए यूनगे को गाना गाने को बोला। ये सुन सांगमुन परेशान होकर सोचने लगा कि अब ये ह्यूंग क्या चाल चल रहा है। यूनगे ने भी झिझकते हुए जज को हाँ में जवाब दिया। फिर वो गाना गाने लगी। उसके गाना खत्म करने पर ह्यूंग तालियां बजाकर बोलने लगा कि बहुत बढ़िया। फिर उसने जज से कहा कि मैं भी एक गवाह को बुलाना चाहता हूं। जज ने भी उसे परमिशन दे दी। ये सुन वो गवाह आगे आने लगा। उसने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि मेरा नाम पार्क मान्यंग है और मैं वोकल ट्रेनर के तौर पे काम करता हूं। ये सुन लोग सरप्राइज हो गए। ह्यूंग ने मन ही मन कहा कि इस टाइम पे लोगों को वोकल ट्रेनर के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। इतना सोच उसने पार्क से कहा कि यहाँ काफी लोग ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि वोकल ट्रेनर क्या होता है, क्या तुम उसे एक्सप्लेन कर सकते हो? पार्क ने बोलना शुरू किया कि वोकल ट्रेनिंग की जॉब लोगों को अच्छा गाने के लिए ट्रेन करने के लिए होती है। हम प्रोफेशनल सिंगर्स या ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं जो गाना सीखना चाहते हो। ह्यूंग ने उससे आगे पूछा कि क्या तुम हमें कुछ प्रोफेशनल सिंगर्स का नाम बता सकते हो जिन्हें तुमने ट्रेन किया हो? उसकी बात सुन पार्क काफी सारे फेमस सिंगर्स का नाम बताने लगा। वो नाम सुन वहां बैठे सारे लोग हैरान रह गए। फिर ह्यूंग ने पार्क से पूछा कि तो फिर तुम यूनगे की वोकल स्किल्स को कितनी रेटिंग दोगे? सामने से पार्क बोलने लगा कि सच कहूं तो मैं उसे स्किल भी नहीं कहूंगा। इस इंडस्ट्री में हम उस तरह की सिंगिंग स्टाइल को नौसिखियो की स्टाइल कहते हैं। ह्यूंग ने पूछा कि नौसिखियो की स्टाइल? पार्क ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो स्टाइल वोकल ट्रेनिंग सेशंस के शुरुआती कुछ महीनों में ही सिखाई जाती है। अगर तुम उसे कैराओके जहां की काफी ज्यादा शोर होता है वहां सुनो तो तुम्हें वो अच्छा लग सकता है, लेकिन उस तरह की स्टाइल को कॉन्सर्ट हॉल्स या ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस में कभी यूज नहीं किया जा सकता जहां पर अच्छे साउंड इक्विपमेंट होते हैं। उसका वोकल रेजोनेंस कमजोर है जो कि आसानी से नोटिस किया जा सकता है। मैं इस प्रोफेशन में काम करने वाले बंदे के तौर पे बोल रहा हूं कि वो उसकी वोकल स्किल के साथ प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन सकती। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि ये तो काफी अजीब है। क्या 7 साल ट्रेन करने वाले इंसान के पास इस लेवल की ही सिंगिंग स्किल है? सांगमुन भी उसकी बातें सुन काफी परेशान हो गया। वहीं सांगजू मन ही मन सोचने लगा कि एज एक्सपेक्टेड ह्यूंग काफी अमेजिंग है। उसने ओपोनेंट पे इस तरह से हमला किया जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर कुछ सोचकर वो कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा कि अगर ह्यूंग को इस तरह की मेथड ही यूज करनी थी तो फिर वो क्लब पे क्यों गया था? फिर ह्यूंग ने आगे बोलना शुरू किया कि रिकॉर्ड के मुताबिक वादी ने 4 बार एंटरटेनमेंट एजेंसीज बनाई है और वो सारी एजेंसीज लॉ सूट्स में इन्वॉल्व थी। वो एजेंसीज अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 4 महीने और सबसे ज्यादा सिर्फ 1 साल ही चली थी। ये सुन सांगमुन बोलने लगा कि कई बार फंड्स की कमी के चलते बिजनेस बंद हो जाता है। ह्यूंग ने पूछा कि क्या जिस बंदे के पास फंड्स कम हो वो बिजनेस बंद होने के बाद 6 महीनों के अंदर सेम वैसा ही बिजनेस फिर शुरू करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई सेंस बनता है? और मैं उस कम फंड्स वाली बात को झूठा साबित करने के लिए एक गवाह लाया हूं। मैं उसे बुलाना चाहूंगा योर ऑनर। ये सुन सांगमुन और क्वांग जून हैरान रह गए। सांगजू भी सोचने लगा कि वो गवाह कौन हो सकता है। तभी जज के परमिशन देने पर कोई लेडी आगे आने लगी। सांगजू उसे देख सरप्राइज हो गया। ये वही योंजू थी जिसे उसने क्लब में देखा था। ह्यूंग ने जज को बताया कि ये वही योंजू है जिसके खिलाफ क्वांग जून ने लॉ सूट फाइल किया था। उसे देख क्वांग जून चिल्लाते हुए योंजू से पूछने लगा कि तुम यहां क्या कर रही हो? योंजू ने एटीट्यूड दिखाते हुए पूछा कि क्या ऐसा कोई कारण है जिस वजह से मुझे यहां नहीं होना चाहिए? ये सुन क्वांग जून चिल्लाते हुए पूछने लगा कि क्या तुम पागल हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तभी जज ने ऊंची आवाज में उसे चुप रहने को बोल डांट लगाई। क्वांग जून इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि योंजू यहां क्या कर रही है। आखिर ह्यूंग ने उसे कैसे ढूंढा? तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग के योंजू से उस क्लब में मिलने पर वो पूछने लगी कि तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ट्रायल में गवाही दूं? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब दिया। तभी उसके पास बैठी ली तेही नाम की लेडी ने पूछा कि हम तुम पर ट्रस्ट कैसे करें? एक ऐसा बंदा जो लॉयर होने का क्लेम करता है वो अचानक से हमसे मिलने आता है और बोलता है कि अगर हम उसकी मदद करें तो वो हमारा कर्ज हटाने में हमारी मदद करेगा। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो तुम्हारी तरह यही बात बोलते हैं। ये काफी अजीब है, राइट? तुम्हें उस बंदे के साथ चला जाना चाहिए था जिसके साथ तुम आए थे। योंजू ने आगे कहा कि और वैसे भी अपील का वक्त ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए तुम इसमें मदद नहीं कर सकते। इसलिए हमारा भी तुम्हें मदद करने का कोई पॉइंट नहीं बनता।
ह्यूंग ने उसे बताया कि ये अपील के बारे में नहीं है, ये डिक्लेरेटरी रिलीफ ऑफ डेट इनवैलिडिटी के बारे में है। ये सुन योंजू कंफ्यूज हो गई। ह्यूंग ने उसे समझाते हुए बताया कि इसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट का पिछला लिया गया फैसला गलत हो तो उसे कॉन्फर्मेशन लॉ सूट ऑफ डेट नॉन एग्जिस्टेंस के द्वारा ओवरटर्न किया जा सकता है। क्या तुम्हें क्वांग जून ने जो किया उस पर गुस्सा नहीं आ रहा? इस बार लॉ सूट में तुम्हारी ही तरह क्वांग जून की एक और विक्टिम शामिल है। अगर हम ये ट्रायल जीत जाएं तो तुम्हें भी वो कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। ये सुन योंजू ने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे शब्दों पर यकीन कर सकती हूँ? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं वादा करता हूँ तुम्हें क्वांग जून से अपने पैसे भी वापस मिल जाएंगे। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। योंजू मन ही मन ह्यूंग से बोल रही थी कि तुम आखिरी इंसान हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर रही हूं। तभी जज ने प्रतिवादी पक्ष से गवाह से सवाल पूछने को कहा। ह्यूंग योंजू से पूछने लगा कि तुम अभी काम क्या करती हो? योंजू ने बताया कि मैं क्लब में काम करती हूं। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तुमने तो एक प्रोफेशनल सिंगर के तौर पे भी डेब्यू किया हुआ है, तो फिर क्या तुम्हारा किसी और जगह काम करने के पीछे कोई कारण है? योंजू ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे वादी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा है। ह्यूंग ने पूछा कि उसका अमाउंट कितना है? योंजू ने बताया कि $10 लाख। ये सुन सारे लोग हैरान रह गए। ह्यूंग ने आगे पूछा कि क्या तुम्हें उस जज के बारे में पता है जो तुम्हारे केस का इंचार्ज था? योंजू ने बताया कि मुझे उसका पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन उसकी सरनेम क्वाक थी। ये सुन ह्यूंग ने जज को बताया कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि योंजू का मेंशन किया हुआ जज अभी रिश्वत लेने के आरोप में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तभी क्वांग जून खड़ा होकर चिल्लाते हुए पूछने लगा कि उसका इससे क्या लेना देना? जज ने ऊंची आवाज में उसे बैठने को बोला। फिर जज ने ह्यूंग से कहा कि ये इस केस से रिलेटेड है, तुम अपने सवाल जारी रखो। ह्यूंग ने योंजू से पूछा कि तुम क्वांग जून को हर साल कितने पैसे देती हो? योंजू ने बताया कि मैं उसे अपनी सारी कमाई दे देती हूँ। मैं एक और लेडी को भी जानती हूँ जो उसके कर्ज में है। हम दोनों ने मिलाकर अब तक तकरीबन $2 लाख दे दिए हैं। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि लेकिन वादी का तो कहना है कि उसका बिजनेस फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से बंद हो चुका है। योंजू ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे हजारों डॉलर्स कमाता था और मेरी ही तरह कुछ और लोग भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं। ह्यूंग को अपनी एबिलिटी यूज करके क्वांग जून की इन्वेस्टिगेशन करने पे ये बात ऑलरेडी पता थी। क्वांग जून पर जो 3 बार फ्रॉड का आरोप लगा था वो तो बस आइसबर्ग की टिप ही थी। ह्यूंग ने योंजू से आगे पूछा कि क्या उन बाकी लोगों ने भी वही किया था जो तुमने किया था? योंजू ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग जज से बोलने लगा कि क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? वादी वही सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करता है। उसने कोमोरी एंटरटेनमेंट से पहले भी अलग अलग नाम से एंटरटेनमेंट एजेंसीज चलाई है। वो उसमें ट्रेनीज को स्काउट करता था और फिर उन्हें कुछ महीनों के लिए ऐसे ही छोड़ देता था। क्या इसे नॉर्मल बिजनेस कंसिडर किया जा सकता है? सामने से सांगमुन ने बहाना बनाते हुए कहा कि बिजनेस में ऐसा होता रहता है। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि बिजनेस में फंड्स कम होना आम बात है, लेकिन फिर उसे प्रतिवादियों से मिले हजारों डॉलर्स कहाँ गए? हमने वादी के पिछले केसेस को भी अच्छे से रिव्यू किया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ अजीब पता चला। आखिर वादी हर बार सेम उसी गवाह उनके को क्यों लाता है? और उस गवाह ने भी वैसी सिंगिंग स्टाइल क्यों यूज की जिसे प्रोफेशनल्स यूज भी नहीं करते? और भला वादी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले सारे लोग उसके खिलाफ ट्रायल कैसे हार गए और उन्हें उसे हर महीने इतने सारे पैसे क्यों देने पड़े? वादी की इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के चलते कई एस्पायरिंग आइडल्स के सपने कुचल दिए गए हैं। ये सब सुन क्वांग जून परेशान होकर सोचने लगा कि अब मैं नहीं बच सकता। ह्यूंग ने भी मन ही मन कहा कि अब इसे खत्म करने का वक्त हो चुका है। इतना सोच उसने जज से कहा कि मैं हमारे आखिरी गवाह को बुलाना चाहता हूं। जज ने भी उसे परमिशन दे दी। तभी कुछ पुलिस वाले किसी बंदे को लेकर आगे आने लगे। उसे देख लोग बातें करने लगे कि ये कौन है, क्या ये कोई साथी है? ह्यूंग ने जज को बताया कि ये बंदा क्वाक वही जज है जो वादी क्वांग जून के पिछले ट्रायल का इंचार्ज था। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। चेमी, जिसने कि अब कोई नई एजेंसी ज्वाइन कर ली थी, उसने ह्यूंग को कॉल लगा दिया। उसने ह्यूंग को बताया कि मैं आखिरकार अब अपना डेब्यू करने वाली हूं। ये सुन ह्यूंग ने भी हंसते हुए उसे कंग्रेचुलेट किया। फिर वो कॉल काटकर सोचने लगा कि चेमी के केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उसमें फ्रॉड होने का काफी चांस है, इसलिए उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और क्वांग जून को भी योंजू और तेही को मिलाकर सारे विक्टिम से लिए हुए पैसे वापस देने पड़े। मैं अपनी पिछली जिंदगी में चेमी से नहीं मिला था, लेकिन उसका टैलेंट देखकर लगता है कि वो इस सेंचुरी की ब्राइट स्टार बन सकती है। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी इस मानहवा के पिछले पार्ट पे रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिला था, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस मानहवा को सीजन 2 तक ही एक्सप्लेन करूं। अभी इस मानहवा का सीजन 2 चल रहा है, जो अगली वीडियो थोड़ी लंबी बनाकर खत्म किया जा सकता है। तो अगर इस वीडियो पे भी रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा नहीं मिलता तो हम अगले पार्ट में इसे सीजन 2 के साथ ही खत्म कर देंगे और उसके बाद कोई नई मानहवा शुरू करेंगे। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो उसके बाद सीजन 3 भी कंटिन्यू करेंगे।
तो अब सब आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। बाकी अगर अब तक आप लोगों ने लाइक और कमेंट नहीं किया तो वो भी करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।